चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो मैं बोलूं क्लास 12 के सिलेबस में अगर है तो तेरे को मार्क्स देने के लिए दिया गया है। आपको मार्क्स स्कोर करना है बच्चों, बहुत भर भर के मार्क्स आता है। इसमें गलती कतई आप ना करें। और उसका एक ही तरीका है, क्योंकि ये मेथड ये बहुत आसान है, हम लोग पढ़ेंगे वो तरीका भी बहुत आसान होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप एक भी मार्क्स लूज नहीं करोगे, ये भरोसा है अपना। और इस पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारा जो आज का नया चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है बच्चों द टाइम सीरीज और टाइम सीरीज डेटा। हमारे सिलेबस में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका वेटेज है बच्चों 6 नंबर का। तो 6 मार्क्स का वेटेज है। इतना आसान सा चैप्टर कि आप बोलो, अगर मुझसे पूछा जाए कि कुछ कुछ चैप्टर्स सीबीएसई बनाता है कि बच्चे जो है ज़्यादा परेशान ना हो, उनको मार्क्स आने चाहिए, तो वो जो मार्क्स आने चाहिए वाले के लिए जो चैप्टर बनता है उसमें से एक चैप्टर है बच्चों टाइम सीरीज। तो मेक श्योर नोबडी इज गोना लूज एनी मार्क्स ऑन दिस चैप्टर। और एकदम मस्त वाला आप एकदम फुल में फुल 6 आउट ऑफ 6 स्कोर करोगे इस चैप्टर में। हम लोग पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना काफ़ी है। बट मैं रिकमेंड करूंगा इस चैप्टर में, ये मेरा रिकमेंडेशन है, बड़े भाई की तरह मान लीजिए आप इस बात को, कि हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, वहां से आप पूरा कवर कर लेंगे, अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। बट आप लोगों के पास डिटेल लेक्चर का भी एक्सेस है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, आपकी किताब में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, उसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि इसमें जो मिस्टेक होगा आपसे, वो बच्चों मैं मिस्टेक बता दूं, वो एक ही मिस्टेक होगा, और वो मिस्टेक है कैलकुलेशन का मिस्टेक। और कैलकुलेशन का मिस्टेक एक ही तरीका से ठीक हो सकता, दुनिया में कोई उसका दूसरा तरीका नहीं है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ पढ़ के आंसर देख के हाँ ये आता है मेरे को, ऐसे होता अगर ऐसे करोगे बच्चों, एग्जाम में गलती कर बैठोगे, और वो नहीं करना है। ठीक है, तो बस इसको मेक श्योर कीजिएगा ना। व्हाट इज टाइम सीरीज? तो टाइम सीरीज ना भाई बहुत क्रेजी चीज है, ये आप लोगों के सिलेबस में है, थोड़ा आसान वे में दिया हुआ है। बट टाइम सीरीज का पता है मतलब क्या होता है? एक तो यहाँ पे एक शब्द है हमारे पास टाइम, दूसरा हमारे पास टर्म है बेटा डेटा। डेटा का मतलब आप समझते हैं, कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज का रिकॉर्ड नंबर्स में आप क्वांटिफाई कर दें, उसको डेटा बोलते हैं। और डेटा का रिलेशन जब आप टाइम के साथ बना देते हो, आप किसी भी डेटा का रिलेशन टाइम के साथ में बना देते हो। सर, डेटा का रिलेशन टाइम के साथ में बनाने का मतलब, भाई आपने सुना होगा कि रिलायंस का जो शेयर है, सपोज करो हम लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं, अपन लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं या ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, अगर आप अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हो तो फाइनेंस ओरिएंटेड आपको चीजें समझ में थोड़ी आनी चाहिए। तो हम लोग सपोज करो रिलायंस का शेयर लेते हैं। 1 अप्रैल को शेयर का कुछ प्राइस होगा, 2 अप्रैल को शेयर का कुछ प्राइस होगा, 3 अप्रैल को रिलायंस के शेयर का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे हमारे पास है डेट, यहाँ पे उसका है शेयर प्राइस। ठीक है, तो अपने पास रिलायंस का शेयर का यहाँ पे ना, चलो हम लोग हर दिन का एक बार देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रहा है। 1 अप्रैल का वैल्यू आया हमारे पास, सपोज करो 2001 रुपया। 2 अप्रैल को वैल्यू आया 2008 रुपया। इस पे आया 2110 रुपया। ऐसे करते करते तुम अगर डेटा बनाओगे ना, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है यहाँ पे टाइम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास यहाँ पर आपने रखा है बच्चों टाइम। उसके बगल में जो कॉलम है, इसके कॉलम में आपने रखा है शेयर का प्राइस। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बात अच्छे से समझनी है कि आपके पास ना ऐसे ही करके टेबल होता है, और इस टेबल को देखकर तुम्हें एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस मतलब कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, पास्ट के बेसिस पर, जो पास्ट में हुआ था उसके बेसिस पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका प्रिडिक्शन निकालना। और इस प्रिडिक्शन को बोलते हैं बच्चों डेटा एनालिटिक्स। बहुत बड़ा, बहुत क्रेजी टाइप का करियर है, जिसमें बहुत पैसे मिलते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको बहुत अच्छा होना होता है, पैसे ऐसे नहीं मिलते बेटा, यू हैव टू बी वेरी गुड एट इट। तो एक करियर आता है बच्चों डेटा एनालिटिक्स का। कॉमर्स के बहुत सारे बच्चे जाते हैं इसमें आफ्टर डूइंग ग्रेट डिग्रीज, जैसे CA CFA, CS नहीं बोलूंगा मैं, USCMA, यूके का सीमा, ACCA, ऐसे कोर्सेज करने के बाद लोग इस पे जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स का प्रॉपर कोर्स भी होता है। उसमें काम क्या होता है सर? काम बेटा यही होता है, देखकर एनालिसिस करके बताओ कि फ्यूचर में रिलायंस के शेयर के प्राइस के साथ क्या हो सकता है। तो तुम ये एनालिसिस कैसे करोगे बेटा? इसका हम लोग ग्राफ बना देते हैं। हम लोग इसको ना ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस में रखते हैं टाइम। तो ये जो पहला वाला कॉलम आप देख रहे हैं डेट का, ये बच्चों आपको हमेशा 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 कहाँ मिलेगा? हमेशा मिलेगा एक्स एक्सिस में। आप जो आज पढ़ोगे उसका समरी मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। फिर तो हम लोग खाली काम करेंगे, सीखेंगे, होता क्या वो सीखो।
यहां पर एक्स एक्सिस में आप डालोगे टाइम को, वाई एक्सिस में क्या डालोगे, जो भी आपका सेकंड कॉलम में दिया हुआ होता है आप उसका डेटा को प्लॉट करते हो वाई एक्सिस पर। तो हम लोगों ने यहाँ टाइम रखा, यहाँ पर रखा है शेयर का प्राइस। अब इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ तुम बचपन से बनाते आ रहे हो, रिलायंस का शेयर का ग्राफ आपको ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा आपने देखा होगा, शेयर का स्टॉक प्राइस ऐसे ऐसे दिखता है। तो ये जो शेयर बनाना बच्चों, ये जो ऐसे 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 जिगजैग जिगजैग जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ये कहां से बनता है, इसके टेबल से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम डेटा, टाइम सीरीज का डेटा। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, यही चीज हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। बहुत खतरनाक चैप्टर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बट तुम्हारे सिलेबस में भी बहुत छोटे हो तुम लोग। हम लोग सीए के सिलेबस में बच्चों, सीए मतलब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले सिलेबस में ये सब हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो आप जो पढ़ रहे हैं तगड़ा चीज पढ़ रहे हैं। तो आओ, ये जो आपने शेयर बनाया ना, ये ऐसे करके ऐसे ग्राफ, यही पढ़ना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ मेरे को एक बात, कि ये जो रिलायंस का शेयर है, ये इंक्रीज करने का ट्रेंड रखता है कि डिक्रीज करने का ट्रेंड रखता है। आप बताओ मुझे कि ये जो रिलायंस का शेयर आपको दिख रहा है ग्राफ में, ये इंक्रीज करने का टेंडेंसी रखता है कि डिक्रीज करने का ट्रेंड रखता है, बताओ क्या दिख रहा है तुम्हें। तो आप इसको बोलेंगे सर ये तो इंक्रीजिंग है सर, ये ना इंक्रीजिंग है। तो ये सर इसका ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये जो तुमने लिखा है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड, यही काम करना है हम लोग को इस चैप्टर में। ठीक है, हम लोग को इस चैप्टर में बच्चों यही काम करना है, ट्रेंड निकालना सीखना है। ये ट्रेंड कैसे निकलेगा, इसका कैलकुलेशन हम लोगों को सीखना है इस चैप्टर में। ठीक, तो ये है हमारा फर्स्ट चीज, फर्स्ट थिंग। इसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अभी इसको नोट डाउन मत करो, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। यहां पर ये चीज आप पढ़ने वाले हो। अब देखो यहां पर ये जो ट्रेंड तुमने देखा, ये ट्रेंड चेंज होता है, कुछ कुछ कंपोनेंट है। एक थ्योरी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, आपको वो एमसीक्यू में भी दिखेगा बच्चों, जब मैं एमसीक्यू अपलोड कर दूंगा, केस स्टडीज असर्शन रीजनिंग आप देखेंगे तो आप देखना इसका क्वेश्चन वहां पे आपको दिखेगा, असर्शन रीजनिंग में भी दिखेगा, एमसीक्यू में भी दिखेगा। क्या है, सिर्फ एक ही थ्योरी क्वेश्चन इस चैप्टर से, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ये है बेटा क्वेश्चन। तो टाइम सीरीज के हमारे पास इन टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। मतलब तुम्हारा जो डेटा है रिलायंस का, जो शेयर तुमने देखा उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। कंपोनेंट का मतलब कि जो आपने रिलायंस का शेयर ऐसे देखा ऊपर ऊपर बढ़ रहा था, उसका जो ट्रेंड है उसमें ऊपर नीचे आने का कुछ वजह होता है, फ्लक्चुएशंस होता है। वो क्यों होता है, वो कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ो। पहला बोल रहा है, पहला होता है सर ट्रेंड, पहला होता है हमारे पास ट्रेंड। तो अभी जो तुमने बनाया था वो ट्रेंड ही बनाया था, ठीक है। और ट्रेंड हमेशा कैसा होता है, मेक मार्क दिस थिंग, जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताए आपको, जो भी आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, ये देखने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, ये वाला कलर और मेरे इसका कलर ये एकदम मैच कर रहा है, वेरी गुड। आई कीप दिस श्योर कि अब हम ऐसा ऐसा कलर पहन के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज होता है ट्रेंड, ये ट्रेंड हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। कैसे, देखो भाई, कोई तुमसे पूछे कि सर रिलायंस के शेयर में पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं, आप इस ग्राफ को देखोगे कि बेटा सर कभी ना ये ऊपर जाता है, नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे भी आता है, लेकिन ओवरऑल, ओवरऑल अगर नापा जाए, ओवरऑल अगर मेजर किया जाए, तो सर ये हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म सोच के देखो, लॉन्ग टर्म सोच के देखोगे तो ये हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है सर। तो इसका ना ये है इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो ट्रेंड जब भी आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ट्रेंड हमेशा आपको कैसा वैल्यू देगा, कैसा डायरेक्शन बताएगा, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताएगा। फर्स्ट पॉइंट बोलो सबको ओके है कि नहीं, इससे क्वेश्चन आता है रे, तो अपने को समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट बोलो समझ में आया कि नहीं, रटना नहीं बच्चों, समझो, इसलिए मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं। ठीक है गाइस, आइए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है हम लोग का साइक्लिकल। सेकेंड क्या पॉइंट क्या बोलता है, साइक्लिकल। साइक्लिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कुछ टाइम पे, थोड़े थोड़े टाइम पे कोई चीज रिपीट हो, अगर कुछ पैटर्न को फॉलो करते हुए थोड़े थोड़े टाइम पे अगर कोई चीज रिपीट हो, अगर कोई चीज रिपीट हो इन सर्टेन फ्यू इयर्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल। जैसे इंडिया का जो टेम्परेचर है बच्चों, इंडिया में जो ठंड पड़ती है, बारिश आता है, मानसून आता है, तो उसमें ना एक करंट है,
जो जिसको हम लोग बोलते हैं अल नीनो। ठीक है, तो अल नीनो एक करंट है जिसके वजह से इंडिया का टेम्परेचर डिसाइड होता है। एल नीनो ठीक से काम करेगा तो सही टेम्परेचर है, इंडिया में मजा आएगा। अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो भाई कभी ठंड बहुत बढ़ जाती है, कभी गर्मियाँ बहुत बढ़ जाती है, कभी ठंड कम पड़ता है, कभी गर्मी कम पड़ता है। तो ये जो कभी कभी होता है, कभी कभी इन रिपीटिंग इन फ्यू ईयर्स, ये जब डेटा आता है ना, तो ये डेटा अपना साइक्लिकल कहलाता है। ठीक है, क्या इस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे? भाई हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी पार्ट है। थर्ड नंबर पे आते हैं सीजन। सीजन सबको पता है बच्चों, इंडिया में हर समय अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून, अब तो मार्च में आने लग गया है, मार्च अप्रैल मई पूरी गर्मी पड़ती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर बारिश होती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ठंड होता है। तो ये जो हर समय रिपीट करता है उसको बोलते हैं सीजनल। ओके, आगे आते हैं, लास्ट लास्ट पॉइंट होता है रैंडम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। रैंडम कंपोनेंट क्या होता है भाई? कभी कभार, ये हमेशा नहीं होता, वंस इन अ ब्लू मून, सुना है ना आपने डायलॉग, वंस इन अ ब्लू मून कुछ हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जैसे रिलायंस का शेयर देखो, अभी हम लोग यहाँ स्टडी कर रहे हैं, हम लोग रिलायंस के शेयर प्राइस को स्टडी कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मस्त जा रहा है। अचानक रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाता है। बात समझ रहे हो? अच्छा, क्या वॉर हमेशा होता है? क्या किसी को पता होता है वॉर कब हो सकता है? किसी को कुछ नहीं पता होता, अचानक हो जाता है। वंस इन अ ब्लू मून अचानक ऊपर से टपक जाता है कोई ऐसा सिचुएशन, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रैंडम सिचुएशंस, वो है रैंडम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। गाइस यहां से अपने को एक नंबर का क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है, आइदर इन एमसीक्यू और इन असर्शन एंड रीजनिंग में। केस स्टडी में नहीं दिखेगा, इन दोनों जगह पे अपन को दिखेगा। तो आपको बस इसके थ्योरी पार्ट को समझ लेना है। बोलो ओके कि नहीं? जी, कोविड 19, बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया। कोविड 19 एकदम रैंडम इवेंट था, रैंडम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज में आएगा। तो जब एनालिसिस होता है ना डेटा का, तो उसमें इन सारी चीजों को देखते हैं हम लोग। बताइए, ये पॉइंट सबको ओके है? बिकॉज ये एक नंबर में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। आ जाओ, अब देखो, हम लोग जब कंपोनेंट वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो हमें समझना है बच्चों, उसके बाद जो समझना है हमें कि हम लोग जो टाइम सीरीज का डेटा को एनालिसिस करेंगे ना, तो हमारे पास दो मेथड्स है। हमारे पास बच्चों एनालिसिस करने का दो मेथड हमें पढ़ना है सिलेबस में। दैट इज मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस या फिर टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस, जो भी आप बोलो, टाइम सीरीज डेटा एनालिसिस। इसके लिए हमारे पास बच्चों दो मेथड है। ठीक है, और जो पहला मेथड है उसका नाम है बच्चों मूविंग एवरेज। जो फर्स्ट मेथड है आपके सामने, उसका नाम है मूविंग एवरेज, जो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। और सेकंड मेथड जो है उसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। दोनों के दोनों मेथड बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग, एकदम भी परेशानी की बात नहीं है, दोनों मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हमारे पास बस यही दो एक्सरसाइज है, यही दो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। नाउ फर्स्ट वन पे आते हैं बच्चों। मूविंग एवरेज है आपका एक्सरसाइज पहला वाला, जो आप एमएल अग्रवाल फॉलो कर रहे हैं वहां पे, और लीस्ट स्क्वायर मेथड है आपका दूसरा वाला। तो फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आप एमएल अग्रवाल के देखें तो आपको पहला मिलेगा मूविंग एवरेज, सेकंड एक्सरसाइज उसका मिलेगा। सर दोनों में हार्ड कौन है बच्चों? दोनों ही आसान है। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, कैलकुलेशन को अपने को ध्यान रखना, बाकी दोनों आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं है। अच्छा सर, और कोई खास बात? आज का हमारा टारगेट है बच्चों मूविंग एवरेज पे। तो मूविंग एवरेज पे ना दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास यहाँ पर बच्चों। दो तरीके का क्वेश्चन आता है, एक आता है ऑड नंबर मूविंग एवरेज निकालना। तो फर्स्ट इज ऑड नंबर का मूविंग एवरेज निकालना, और सेकंड आता है इवन नंबर्स में मूविंग एवरेज निकालना। ठीक है, हमारे पास यही दो आता है। अच्छा सर और कुछ बताइए, और एग्जाम ओरिएंटेड और आसान करते हैं। बेटा मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम पे जो आता है ऑड नंबर में, वो आता 3 ईयर का, और यहाँ पर आता है 5 ईयर का। जो इवन नंबर है बच्चों, इसमें मैक्सिमम चांस है आपके 4 ईयर के आने का। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में आप, हम लोग जो अभी क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग 3 और 5 को ही पकड़ेंगे, 3 और 5 ही देखेंगे, और यहाँ पर हम लोग इवन नंबर में 4 ईयर देखेंगे। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि आपके किताब में, एमएल अग्रवाल में, उसका एक्सेस आप लोगों के पास है। यहाँ पे बच्चों आपको 6 ईयर का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे ऑड नंबर है ना ये, यहाँ पर आपको 7 ईयर का भी दिया हुआ है, यानी 7 टाइम का, और यहाँ पे 6 का दिया हुआ है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, हालांकि बोर्ड में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। 7 ईयर और 6 ईयर ये नहीं आना चाहिए, बट मान के चलते कुछ भी आ जाए, इन दैट केस आप इसको होमवर्क में जरूर फॉलो अप करोगे। ये मेरा बड़े भाई की तरह रिकमेंडेशन है, मान लेना इस बात को। ओके, तो ये हम लोग आज खबर करने वाले हैं।
ऑलराइट गाइस, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हम लोग मूविंग एवरेज निकालते हैं बेटा कैसे। मूविंग एवरेज को समझने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम लोग कौन सा क्वेश्चन, मैं दो क्वेश्चन करने वाला हूं, दो ही क्वेश्चन अपने को सब समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस के हिसाब से देखो वो भी समझ में आ जाएगा। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है जो आपका पहला वाला एमएल अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज है। किसका? मूविंग एवरेज का बच्चों। उस मूविंग एवरेज का ये पूरा डिटेल एक्सरसाइज है। ये मैं डाल दूंगा आपके पूरा का पूरा पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। आप वहां से इसको देखकर यूज कर लेना, ठीक है, रेफर कर लेना। हम लोग आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 को डायरेक्टली स्टार्ट करने का वजह है, और वो वजह आप समझ जाओगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन को समझ सकते हैं एक ही बार में। तो चलिए, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपका एमएल अग्रवाल से ही लिया गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ लेटर्स इन 100 पोस्टेड। अच्छा, तो ये जो लेटर है जिसको पोस्ट किया गया, ये डेटा आपको 100 में दिया हुआ है, ठीक है। 100 मतलब इसका 3500, ये 7000, 36, 3600, 5900, जो भी अपने को उससे लेना देना नहीं अभी। पोस्टेड इन अ सर्टेन सिटी ऑन ईच डे फॉर अ वीक। तो बच्चों आपको जो डेटा दिया गया है क्वेश्चन में, वो एक हफ्ता का हर दिन का डेटा है। तो एक हफ्ता में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो सर डेटा भी 7 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 7 डेटा है कि नहीं सर? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर, 7 डेटा तो बराबर है। तो हमारे पास 7 डेटा यहाँ पर आपको दे दिया। अभी जब हमारे पास क्वेश्चन आता है इसका, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? इसका टेबल बनाते हैं। आंसर टेबल बनाने से निकलेगा। अब टेबल में ना दो चीज, जो टेबल में बहुत सारा 4 कॉलम बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे 4 कॉलम आपको दिख भी रहा होगा। 4 कॉलम का पहला 2 कॉलम तो बच्चों आपको यहीं से मिल जाता है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे बोल रहा है ईच डे ऑफ अ वीक। एक वीक में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो आप लिखेंगे डेज 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला वाला जो कॉलम है बच्चों, पहला वाला कॉलम आपने हमेशा टाइम के हिसाब से बना देना है। पहला डेटा ओके। सेकेंड कॉलम पे आते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर्स ऑफ लेटर्स इन, यहाँ पे 1000, अच्छा 100 दिया हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। दिस इज 100, क्वेश्चन में हंड्रेड्स में दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ लेटर्स इन 100 बेटा, ये आपका सेकंड कॉलम है। तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कभी भी किसी को मगजमारी नहीं होता, क्योंकि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम हमेशा बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। इसमें कभी भी रोना का काम नहीं करना। अच्छा सर, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम सॉर्टेड, ये हम लोगों ने बना लिया। तो सर हमारा काम क्या है? सर हमारा काम है बच्चों, ये जो फर्स्ट 2 कॉलम है, इस 2 कॉलम की मदद से थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम उसको बनाना हमारा काम होता है। तो सर ये हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? आइए सबसे पहले डे 1 पे आते हैं। डे 1 का डेटा आपने यहां पे डाला। अब पहले से मैं आपको बता दूं, हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। सर ग्राफ क्यों बनाएंगे? रिलायंस का शेयर का ग्राफ बनाए थे ना? हाँ बनाए थे। तो मेजर मुद्दा होता है ग्राफ में बना के कन्वर्ट करना। ग्राफ बाद में बनेगा, वो आसान होता है। पहले सीखेंगे एवरेज कैसे निकालते हैं, मूविंग एवरेज। तो आओ मूविंग एवरेज समझते हैं। यहां पर बच्चों अपने को ना क्या करना पड़ता है, जब नंबर ऑफ डेटा ऑड में रहे, तो जैसे यहां पर नंबर ऑफ, आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में? कैलकुलेट 3 डे। यहां पर अपने को कैलकुलेट करना है 3 डे मूविंग एवरेज। तो अपने को क्वेश्चन में बोला है क्या निकालना है अपने को? 3 डे मूविंग एवरेज। तो 3 डे मूविंग एवरेज में हमेशा ध्यान रखो ऑड नंबर का केस आ गया, ठीक है। क्या केस आ गया? तीन तीन मूवी डे, 3 डे का निकालना है। तो 3 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर का हम लोग मिडिल पॉइंट निकालते हैं। मिडिल पॉइंट कैसे निकलता है? n+1/2। कैसे निकलता है मिडिल पॉइंट ऑफ ऑड नंबर? n+1/2। n का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में बोला है 3 डेज, तो 3+1/2, तो ये हो जाता है 4/2, और ये हो जाता है 2। तो मिडिल नंबर क्या आ गया हमारे पास? मिडिल नंबर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 2। तो अब आप इस डेटा को क्या करोगे? आप यहां से उठाओगे इसको 100 में, इसको मैं अभी हटा रहा हूं। यहां से आप डेटा को उठाएंगे तो पहला 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो पहला 1 2 3, आपने ये 3 नंबर सेलेक्ट किया। अब इस 3 नंबर का मिडिल नंबर खोजना है। तो क्योंकि ये डेटा ही बहुत छोटा है, 3 में मिडिल नंबर कौन सा होगा? ये सेकंड वाला, ये तो अपने को दिख रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया, आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो भी होगा 3+1/2 निकाल दिया आपने। तो बच्चों ये निकला आपका मिडिल नंबर। ऑड नंबर के केस में बच्चों ये निकलता है मिडिल नंबर। बोलो मिडिल नंबर निकालना सबको ओके है? क्योंकि ये समझ में आ गया, इसके आगे सब समझ में आ जाएगा, पहले ही क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है। बोलो मिडिल नंबर हमने निकाला बच्चों, ये ओके है सबको? कैसे निकाला?
तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों मूविंग एवरेज बीच वाला नंबर को चूज कर लिया। अब देखो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को करना क्या है बच्चों, इसके सामने ये जो आपने मिडिल नंबर चूज किया है, इसके सामने आपको टोटल लिखना है। ठीक है, ये जो मिडिल नंबर तुमने चूज किया है, इस मिडिल नंबर के सामने आपको टोटल लिखना। किसका टोटल? ये तीनों नंबर का टोटल। जो आपने तीन नंबर सेलेक्ट किया था उस तीनों का टोटल। तो 35 प्लस 70 प्लस 36 आप करेंगे तो टोटल कितना आएगा? टोटल आएगा हमारे पास 141। अब आपने ये यहाँ पे क्या निकाला है? 3 डेज मूविंग एवरेज का टोटल। आपने जो तीन नंबर सेलेक्ट किया बच्चों उसका टोटल लिखा है, और टोटल किसके सामने लिखा है? जो मिडिल वाला नंबर है। ये बस ध्यान देना कि टोटल किसी एक नंबर के सामने लिखना है, वो किसके सामने लिखना है? मिडिल वाले के सामने। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या करोगे? यहां पर निकला है टोटल, अब उसके लास्ट कॉलम में फोर्थ नंबर में आपको निकालना है बच्चों एवरेज। फोर्थ नंबर में आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में? अपन लोगों को निकालना एवरेज। तीन नंबर का एवरेज कैसे निकलता है? बहुत सिंपल, जो भी नंबर आया है 141, उसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो अपने को आंसर आएगा 47। तो बस इसके सामने में आप लिखेंगे इसका एवरेज। यहां पर आ गया 47। अब ये देखो 1/3 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 141 इंटू 1/3 अगर करोगे, 141 इंटू 1/3 करोगे तो यही ना बनेगा 141/3। उसका आंसर आप निकाला, काम हमारा खत्म। तो पहला मूविंग एवरेज आपके द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। तो सबसे पहला काम आपका ओवर हो गया। मूविंग एवरेज तो बच्चों तुमने निकाल दिया। बोलो यहाँ तक ओके है सबको? यस और नो? पहला स्टेप ओके है तो आगे वाला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। सीखना बस पहले वाले में होता। बताइए साहब, ये ओके है? कैसे हम लोगों ने क्या किया? और इसको साथ साथ बनाते जाओ, तो ये वाला साथ साथ बनाते जाओ, इसको साथ साथ सॉल्व करते जाओ। हो गए, चलो। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले आपने पहला तीन नंबर चूज किया। अब इसके बाद क्या करोगे? अगला तीन नंबर चूज करोगे। तो सर अगला तीन नंबर कौन सा है? अगला तीन नंबर है यहां से लेके यहां तक। इसका मिडिल नंबर कौन सा होगा सर? तो बीच वाला इसका नंबर होगा सेकंड वाला 36। इन तीनों का टोटल करेंगे, इन तीनों का टोटल आप लिखोगे 36 के सामने। ठीक है, अब ये जो टोटल निकाला है इसको 3 से डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज निकल के आएगा। एवरेज निकल के आया 55। ये मेथड यूज करते करते आप पहुंचेंगे अंतिम, और अंतिम पड़ाव कहां पे खत्म होता है? देखो, एंडिंग इसका बहुत इंटरेस्टिंग होता है। क्यों इंटरेस्टिंग होता है? लास्ट से तीन नंबर पकड़ो, लास्ट से तीन नंबर पकड़ोगे तो ये रहा। अब इसका मिडिल नंबर खोजोगे तो मिडिल नंबर है बीच वाला 60। इस इन तीनों का टोटल आप डालेंगे यहाँ पे 193, 193 का एवरेज निकालेंगे तो दैट इज 64.33। इसको आप डबल डिजिट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो डेसिमल का भी जरूरत नहीं पड़ता, वो ऐसे ही हो जाता है। यहाँ पर आपने सबका एवरेज निकाला। ये है तरीका मूविंग एवरेज निकालने का इन केस ऑफ 3 डिजिट वाले में। 3 डेज का एवरेज निकालना या तीन डेटा का एवरेज निकालना। ठीक है, ये एवरेज है 3 दिन का। सर पांच में क्या होता होगा? पांच में जो होता होगा मैं दिखाऊंगा आपको पांच में क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने ये कंप्लीट किया डेटा, सारे लोगों को ये डेटा ओके है तो बोलिए फिर इसका ग्राफ प्लॉटिंग पे चलेंगे। बताओ। लोग कहाँ कहाँ से हैं और आप लोग किस जगह पर, आपके प्लेस पर ठंड पड़ रही है क्या? बताओ तो मुझे, क्योंकि हमारी जगह पे भयानक ठंड पड़ रही है। मेरी आधे से ज्यादा टीम बीमार है अभी, और बहुत लोग आ ही नहीं रहे हैं। क्या तुम्हारे जगह पर भी ठंड पड़ रही है? और कहाँ पर हो तुम, ये बताओ मुझे।
आई एम प्लानिंग अ न्यू ईयर में एक दो दिन के लिए मुझे शायद मौका मिले तो दर्शन करने जाना है। तो आप लोग कहाँ से हो बताओ बेटा। मुझे अगर मौका मिले तो आई मीट यू गाइस। पल्लवी, आई आई नो अबाउट यू। आप तो बेटा सहारनपुर में हो, बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे। मैं आया हूँ सहारनपुर, देहरादून मैं बहुत जाता था। मेरे एक क्लाइंट थे और वो ऋषिकेश में रहते थे, तो मैं ऋषिकेश सीए की एज अ सीए में ऑडिट करने जाता था ऋषिकेश। तो मैं बहुत विजिट किया, मैंने सहारनपुर क्रॉस किया है, बहुत हाईवे से चाय वाय बहुत पिया मैंने सहारनपुर। पल्लवी, ओके, सहारनपुर, अच्छा। लाइट बेटा इज फ्रॉम गुजरात। आगरा सर, ठंड तो पड़ रही है, अनु आगरा में है। नॉट मच कोल्ड ड्यूरिंग द डे, ओके। मेरे भी कुछ बड़े भाई लोग जाने वाले हैं अहमदाबाद, पता है। लाइट बेटा, दे आर गोइंग टू कम ऑन 1 जनवरी टू योर प्लेस, टू योर सिटी अहमदाबाद। और अनु है आगरा से, आगरा से बहुत सारे बच्चे हैं। ग्रेट, चलिए। तो सबसे पहले बच्चों मुद्दे पे आते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने ये टेबल बनाना, ये जो टेबल कैसे बनता, वो टेबल हम लोगों ने बनाना सीखा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, इट्स फ्रीजिंग इन द मॉर्निंग भाई, रांची में बहुत ठंड पड़ रहा है इस बार, सब जगह ठंड पड़ रहा है। चलो हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों। मैंने आपको बोला था हमेशा हमेशा एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम होता है। तो जो पहला वाला कॉलम होगा ना बच्चों, पहला वाला कॉलम हमेशा आपको एक्स एक्सिस देगा। एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम होता है। वाई एक्सिस पे जो भी डेटा यहां पे दे दे, जो भी डेटा आपको सेकंड कॉलम में दे दे, सेकंड कॉलम में जो डेटा आ जाए वो आपका बनता है वाई एक्सिस। पहले हम लोग इनको प्लॉट करते हैं, हमेशा हम लोग पहले इनको प्लॉट करते हैं। तो देखो, जब इनको आप प्लॉट करने जाओगे तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट्स को ध्यान से देखो, ये बहुत आसान तरीका है और ये मेथड भी बहुत आसान है। पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 1,35, दूसरा बनेगा 2,70, तीसरा कोऑर्डिनेट बनेगा 3,36, फिर बनेगा 4,59। तो ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल डेटा। इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल डेटा, या फिर इसको बोलते हैं एक्चुअल डेटा, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका नाम होता है ओरिजिनल डेटा। अब तुम क्या करते हो, इस ओरिजिनल डेटा का एनालिसिस निकालने के लिए ये मेथड लगाते हो। इस ओरिजिनल डेटा का एनालिसिस निकालने के लिए आप मेथड लगाते हो, और उस मेथड का जो अभी आप लगा रहे हैं, इस मेथड का नाम है मूविंग एवरेज। सर क्या हम लोग कोई और भी मेथड लगा सकते हैं? हाँ, लीस्ट स्क्वायर मेथड दूसरा मेथड होता है, तो जब वो बनाएंगे तो वो सीखेंगे। अभी ये बना रहे हो तो अभी ये सीखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ओरिजिनल डेटा को प्लॉट करेंगे। तो चलिए बच्चों प्लॉटिंग करते हैं। तो आपने प्लॉट किया 1,35। अच्छा, जब इसका ग्राफ पेपर, आपको इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको ग्राफ पेपर में ना यूनिट देख लेना बच्चों, यूनिट डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस आप अगर यूनिट नहीं समझ पाएंगे ना तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, ग्राफ में आप अपना बहुत टाइम वेस्ट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट देखते हैं। यूनिट कहाँ कहाँ देखना है, वाई एक्सिस का यूनिट। एक्स एक्सिस तो मैंडेटरी है, एक्स एक्सिस तो ये पूरा का पूरा आप डालोगे, इसमें आपको कभी परेशानी एक्स एक्सिस में कभी नहीं आएगा। वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का एक बार नंबर देखो, ले यहाँ है 47, 55, 52, 60, 64। यहाँ का डेटा देखते हैं, यहाँ है 30, 70, 36, 59 ये। अच्छा, तो ये डेटा देखकर लग रहा है कि अगर हम लोग 5-5 का डिफरेंस रखेंगे, यहां पर एक नंबर है हमारे पास 70, तो 5 का डिफरेंस रखोगे तो वाई एक्सिस में 14 पॉइंट बनाना पड़ेगा, ग्राफ पेपर पार हो जाएगा आपका। तो हम लोग 5 का डिफरेंस नहीं रख सकते। तो सर सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेफ्टी के लिए 10 का डिफरेंस रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको अच्छे से समझना। जब आप इसका वाई एक्सिस बनाओगे बेटा, ये कॉलम, सेकंड वाला कॉलम और इसका जो फोर्थ वाला कॉलम है, इस दोनों कॉलम पे गाइस आप बहुत फोकस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं दोबारा पूछ रहा हूं। डेटा का यूनिट बनाना इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। यहां फंस जाओगे तो एग्जाम में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। बोलो ये पॉइंट ओके है सबको? यूनिट सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बोलिए ये पॉइंट ओके है? अगर हाँ तो फिर अब चलेंगे हम लोग ग्राफ की ओर। ओके है, ठीक है पल्लवी। चलो तो अब देखो बच्चों, हम लोगों ने जो ग्राफ चूज करके, ग्राफ भी हम लोगों ने पहले से बनाया, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेंशन ना ले। अभी यहाँ पे देखो बेटा, हम लोगों ने जो प्लॉटिंग किया था ना, 10-10 का यूनिट रखा है हम लोगों ने वाई एक्सिस पे, 10-10 का यूनिट रखा है हम लोगों ने वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होता है, याद रखना।
एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम रहेगा, हमेशा हर क्वेश्चन में, टेंशन मत लेना। और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, और अच्छे से देखो। अच्छा, और बड़ा हो ही नहीं रहा है, चलो ठीक है। अभी देखो, पहले पॉइंट को हम लोगों ने जो प्लॉट किया था 1,36 यहाँ पे आ गया। 2 कॉमा क्या था, 70 था हमारा, यहाँ आ गया। 3,34 35 था, यहाँ आ गया। तो आपने जितना डेटा वहां पे था, उस डेटा को आपने यहाँ पे प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद इन पॉइंट्स को जोड़ोगे, इन पॉइंट्स को आप जोड़ोगे तो ऐसा करके आपको रेड कलर का लाइन जो दिख रहा है, ये आपने बनाया है ओरिजिनल डेटा का ग्राफ। ओरिजिनल मतलब एक्चुअल डेटा। और ग्राफ पेपर में आप ऊपर में इसको शो भी करोगे कि आपने एक्चुअल डेटा को प्लॉट किया है इस तरीके से। ये आपका एक्चुअल डेटा बन गया, ठीक है। ये काम आपने खत्म किया है, किसके लिए किया है, ओरिजिनल डेटा बनाने के लिए किया है। अब सर इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला ग्राफ तो बन गया, अब दूसरा काम क्या होगा। सर दूसरा काम है हमारा ये बनाना। अब हम लोग बनाएंगे मूविंग एवरेज का पॉइंट। अब हम लोग किसका पॉइंट बनाएंगे, मूविंग एवरेज का। तो देखो, मूविंग एवरेज के पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट का बेटा यहां कोई कोऑर्डिनेट नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट आप यहां पे देख रहे हैं, इस फर्स्ट वाले का यहां पर बच्चों वाई एक्सिस में कोई पॉइंट नहीं होता। मूविंग एवरेज शुरू ही होगा आपका सेकंड वाले पॉइंट से। तो सेकंड वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर है आपका सेकंड पॉइंट एक्स एक्सिस में डे 2। सेकंड पॉइंट है आपका डे 2, और डे 2 का आपका देखो मूविंग एवरेज का डेटा है 47। डेटा हमारे पास 47। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे यहाँ पे, 2,47, फिर 3 कॉमा वहां पर है 55, फिर 4 कॉमा वहां पर है 52। ठीक है, इसको 52.33 जो लिखा हुआ है, ग्राफ में तुम नहीं कर पाओगे तो उसको तुम राउंड ऑफ करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 52। और ये सारे पॉइंट बनते जा रहे हैं। सर ये किसका कोऑर्डिनेट बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट बन रहा है मूविंग एवरेज का कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट बन रहा है, 3 डे मूविंग एवरेज का कोऑर्डिनेट, ठीक है, 3 डे। चलो सर, तो इसको भी प्लॉट करते हैं, याद रखना 2,47 3,55। देखो भाई, 2,47, यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हेलो, कि इसमें ये वाला नंबर पे आया है, ठीक है। आप बस सर मेरे को 10 मिनट दीजिए ना, हम एक मीटिंग में तुरंत खत्म हो रहा है, हम तुरंत कर लेंगे 10 मिनट में बस। हम्म, ठीक है, ठीक। हेलो जी, चलिए। अब हम लोग बेटा उसको प्लॉट करेंगे, तो पहला पॉइंट होगा 2,47, देखो यहाँ पे दिखा। दूसरा था हमारा 3,50 समथिंग, 55, 52। तो ये सारे पॉइंट आप प्लॉट करोगे। चलो मैं एक बार हटा दे रहा हूँ इसको, नहीं तो गड़बड़ दिखेगा, पूरा एक बार हटा देते हैं। तो आपने ये जो मूविंग एवरेज बनाया है उसके पॉइंट को प्लॉट करते हैं। एक पॉइंट यहाँ, यहाँ, ऐसे करके आपने यहाँ पे बच्चों प्लॉट किया। अब एक गलती कभी मत करना कि इसको तुम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ऐसा ऐसा करके बना दोगे। ऐसा ऐसा करके काम मत करना, क्योंकि ये जो पूरा लाइन को जो आप फॉलो कर रहे हैं ना, ये आपने ऑलरेडी एक्चुअल डेटा को बना रखा है। तो आप उसको नहीं करेंगे बच्चों, आप इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। तो यहां से आप बच्चों इसको डॉटेड लाइन ऐसा 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 करके आप इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऊपर में दिखाना भी पड़ेगा डॉटेड लाइन क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेंड ऑफ 3 डेज मूविंग एवरेज। ऑलवेज 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 मेक श्योर आप इस दोनों ग्राफ को क्या दिखाना चाहते हो ऊपर में जरूर लिखोगे। नहीं लिखोगे, हो सकता है 2-3 नंबर कट जाए, या पता नहीं, मूड पे डिपेंड करता है एग्जामिनर सर का, आपके क्या मूड पर है। ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, यही काम करना है हम लोग को। दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट, जो अभी 3 में पढ़ा है 5 में भी सिमिलर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑड नंबर सिमिलर चलते हैं। तो बोलो ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यों करते हैं, ये भी समझ में आया कि नहीं। और इसका पूरा सर 53 भी मार्क कर सकते, हाँ कर सकते हो पल्लवी, कोई दिक्कत नहीं, 53 भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोशिश करो 52.33 है तो 52 ही रखो, बेटर है। क्योंकि 52.33 को आप दिखा नहीं पाओगे ग्राफ पेपर में। बोलो यहां तक पॉइंट ओके है सबको बच्चों। पल्लवी सेइंग ओके है सर, ओके बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। लाइट इज सेइंग ओके है, ग्रेट। और बाकी आबिर एंड अदर्स, यहां पर अगर आप इतना समझ गए हो, खत्म है कहानी। इसके बाद जो 5 ईयर है वो भी ऐसे ही बनता है, एकदम सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें।
और बस, तो अपना ऑड नंबर वाला केस हमारा खत्म। इतना आसान है। अभी जो टफ है मैं दिखाऊंगा आपको टफ कहाँ पर है, अभी ऐसा नहीं है एक जगह आएगा। चलो, तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन करा है, एंड डू नॉट वरी, आई सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हर क्वेश्चन का मैंने तो बनाया है, और थोड़ा प्रैक्टिस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इट्स अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट कि आपको इसके क्वेश्चन को ना प्रैक्टिस करना है बना के। ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि आंसर देख के हाँ 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 टोटल ऐसे निकल जाएगा, एवरेज ऐसे निकल जाएगा। ये काम कभी मत करना बच्चों। दिस चैप्टर नीड्स प्रैक्टिस। वो फ्लो होना चाहिए आपका, धक धक एकदम क्वेश्चन देखते आप बना पाओ, ये फ्लो होना चाहिए। तो मैंने तो 14 क्वेश्चन दे दिया है, सॉल्यूशन पूरा का पूरा बना देना उसको। ठीक है, ओके चलो। यहां पर हम लोगों ने 3 ईयर का सीख लिया। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 ईयर का है, इसको मैं हटा रहा हूं। हम लोग डायरेक्टली आते हैं बच्चों 5 साल पे। ये भी 3 ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। मुझे चाहिए 5 साल, तो चलो 5 साल वाले में पहुंचते हैं। ये रहा 5 साल का एवरेज। अब 5 साल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मैं डायरेक्टली ग्राफ वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। कहाँ गया 5 साल का ग्राफ? ये लो जी, 5 साल का क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए डायरेक्टली। देखो, सबसे पहले अपने को डेटा क्या दिया हुआ है। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये डेटा भी इसका बड़ा है। सबसे पहले डेटा कहता है आपके सामने कि हमारे पास डेली एब्सेंस, तो बच्चे कितना एब्सेंट कर रहे हैं स्कूल में, तुम्हारा ही डेटा है, देख तुम भी ऐसे ही हो गए। सल वाइवा है, क्या पूछ सकते हैं? वाइवा है, कुछ भी पूछ सकते हैं, यही सब पूछेंगे। ठंडी है कि नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छे से कॉन्सेप्चुअली अच्छे से क्लियर रहो, कॉन्सेप्चुअली अच्छे से क्लियर रहो, बाकी टेंशन नहीं होगा। और क्या पूछे वो मुझे बताना। ये एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन, हाँ जी बेटा ये एमएल अग्रवाल के क्वेश्चन है। और आपके वाइवा वाइवा में क्या पूछ रहे हैं मुझे बताना, व्हाट्सअप भी करना। सारे लोगों को बोल रहा हूं मैं, मुझे बताना क्या पूछ रहे हैं आपसे स्कूल में। चलो आते हैं डेटा पे। तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, 5 दिन का डेटा है बच्चों यहाँ पे। पांच, एक वीक है, एक वीक में 5 दिन। अच्छा हाँ, क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे स्कूल में छुट्टियां होती होंगी। तो 5 दिन का एक वीक का डेटा आपको मिला हुआ है, मंडे टू फ्राइडे। तो ये वीक 1 का डेटा है, वीक 2 का, वीक 3 का। 15 दिन का आपके पास यहाँ पे रिपोर्टिंग दिया गया। अभी आपको इसको प्लॉट करने बोलेगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ ग्राफ इलस्ट्रेटिंग दिस फिगर। ठीक है, ग्राफ बना लेंगे। कैलकुलेट 5 डे मूविंग एवरेज, तो अपने को यहाँ पे कितना दिन का मूविंग एवरेज दिखाना है? 5 दिन का। ठीक, दिखाते हैं चलो। देखो, अभी यहां पर पहला जो वीक था, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं कि इसको प्रेजेंटेशन में आप कैसे डालोगे। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज, पहला वीक है मंडे टू फ्राइडे, ये आपको बेटा वीक 1 में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर है आपका दूसरा वीक चालू हो रहा है, मंडे से लेके फ्राइडे खत्म हो रहा है, ये आप वीक 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो। फिर चालू हो रहा है मंडे से फ्राइडे, ये आप वीक 3 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन पार्ट है, ये रिप्रेजेंटेशन पार्ट में आप मिस्टेक मत कीजिएगा। ये डेटा का प्लॉटिंग, ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट काम। ये कैसे आएगा सर? जितना बनाओगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखोगे, उसी से आएगा। पढ़ के जाओगे बेटा गलती हो जाएगा, रो दोगे एकदम, 6 नंबर का मिस्टेक करके आएंगे। तो ये काम नहीं करना, आप इसको बनाइएगा जरूर लिख लिख कर। अच्छा, सबका डेटा दिया हुआ है, उसके बाद बच्चों ने कितना कितना एब्सेंट किया वो दिया। अभी छोड़ो पूरा दुनिया जाए इधर से उधर, अभी मेरे को बताओ एक्स एक्सिस में क्या दिया जाता है हमेशा? तो आप बोलेंगे सर एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम होता है। तो देखो ये डे है, डे हमारा टाइम है इस बार। इस क्वेश्चन में हमारा टाइम क्या है? डे। तो यहां पर अपने को एक्स एक्सिस मिला, ये है आपका एक्स एक्सिस। सेकंड में यहां पर ये क्या होता है सर? ये कुछ भी हो सकता है, ये जो भी होगा यहां पर ये मेरा बनता है वाई एक्सिस। ये दोनों बात हम लोग जानते हैं, ये हम लोग दोनों बात जानते हैं। तो आओ बच्चों इसको हम लोग पहले प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पहले प्लॉट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो अपने पास एक्स एक्सिस में आ जाइए। देखो एक्स एक्सिस में क्या क्या डेटा दिया हुआ है। एक्स एक्सिस में आपको बोल रहा है यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे, डेट वैसे ही है। तो देखो वीक 1 फ्राइडे तक खत्म, वीक 2 फ्राइडे तक खत्म, मंडे से लेके फ्राइडे, फिर वीक 3 खत्म। सबका डेटा आपको पता है, बच्चे कब कब एब्सेंट कर रहे हैं। तो आपने मेन पॉइंट को प्लॉट करना है। ये ओरिजिनल डेटा आपको क्वेश्चन में बच्चों, ये ग्राफ बनाने के लिए, ये जो हम लोग बना रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा डेटा क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाना इज नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट एकदम कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में दिया बस आप प्लॉट कर दोगे। तो सर ये तो प्लॉट हो गया, इतना में काम हमारा खत्म है क्या? बेटा इसके लिए मार्क्स नहीं मिलेगा, इसके लिए अभी हम लोग निकालेंगे इसका मूविंग एवरेज। 5 का केस पूछा है आपसे, 5 डे मूविंग एवरेज निकालना है। 5 डे मूविंग एवरेज के लिए हम लोग खोजेंगे फिर से मिडिल नंबर। हम लोग क्या खोजेंगे फिर से? हम लोग फिर से खोजेंगे मिडिल नंबर। तो बताओ ना मिडिल नंबर कैसे निकलेगा? 5 का केस है,
5 नंबर जब चूज करोगे तो मिडिल नंबर किसको बोलोगे बताओ? n+1/2 करना सीखा था हमने। जब 5 नंबर का केस आएगा तो मिडिल नंबर कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा नंबर को आप मिडिल नंबर बोलोगे? देखूं बच्चे को समझ में आया है कि नहीं। ऑड नंबर के केस में गाइज वी डू n+1/2, ठीक है। हालांकि नंबर ही बहुत छोटा है तो हम लोग ऐसे देख के बता सकते हैं। तो चलो सर 5 नंबर चूज करते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर चूज किया सर। इसमें मिडिल नंबर कौन सा होगा सर? ये बीच वाला, ठीक है। तो बीच वाला मतलब थर्ड नंबर, ठीक है। आबिर ने आंसर दिया, पल्लवी, लाइट सब ने आंसर दिया। तो ये थर्ड नंबर हमारा मिडिल नंबर होगा सर। कैसे निकालते हैं? 5 ऑड नंबर है, 5+1/2 कर दो तो ये हो जाएगा 6/2, दैट इज 3। तो थर्ड नंबर आपका आंसर होता है। तो ये जो थर्ड नंबर है यहाँ पर, अब ना बहुत बड़ा डेटा होता है 101, ठीक है। 551 मतलब 551, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। चार, 3 और 5 और 7 देगा तो हम लोग तो देख के बता सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं होती। अच्छा जी, ये फॉर्मूला बड़े नंबर्स में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है सर, चलो अब इनका टोटल करो भाई। जो 5 नंबर चूज किया है सर, हम लोग उसका टोटल करेंगे। तो पांचों का टोटल आप करके उसके सामने लिखोगे। फिर 145 का एवरेज चाहिए, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ गया 29। ये सारा काम बच्चों आप सारे डेटा के साथ करोगे। लास्ट के 5 नंबर चूज करते हैं पहले। ये रहा लास्ट का 5 नंबर, इसका मिडिल है ये थर्ड वाला। इसके सामने लिखेंगे इसका टोटल, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यहाँ पर हमें इसका भी एवरेज मिल जाएगा। सर क्या ये एवरेज निकालना आसान है? बच्चों बहुत आसान है। अभी यहाँ पे कॉमन सेंस देखो, कॉमन सेंस देखो ध्यान से। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते इस पैटर्न को। और ये गलती कभी भी मत करना, पैटर्न मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, जब हम लोग 3 नंबर का केस निकालते हैं, याद रखना, ये गलती मत कीजिएगा आप भी अपने पेपर में। जब हम लोग 3 नंबर का केस निकालते हैं, ये 3 है कि 5 है? अरे ये तो 5 है, ये तो अपना ही क्वेश्चन है। ओ नो, देखो ये वाला केस हमने किया था 3 नंबर का। तो 3 नंबर का जब केस स्टार्ट होता है बच्चों, तो पहला वाला ना ब्लैंक रहता है, पहला वाला ब्लैंक रहता है। जो जितना ब्लैंक ऊपर में छूटता है वही लास्ट में भी उतना ही ब्लैंक रहता है। तो देखो, फर्स्ट वाला यहां भी ब्लैंक था तो नीचे में भी वाला भी ब्लैंक रहेगा, हमेशा होना चाहिए। ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। 3 नंबर के केस में पहला ब्लैंक है तो लास्ट भी ब्लैंक होगा, ऊपर एक ब्लैंक तो नीचे भी एक ब्लैंक होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो गलती कर रहे हैं हम लोग, इधर का आइटम उधर लिख दे रहे हैं। ये एकदम गलती नहीं कीजिएगा। अभी देखो ये बड़ा वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये हम लोग जो अभी सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर आओ बेटा, देखो ये है 5 नंबर का केस। अब 5 नंबर में देखो ऊपर से कितना ब्लैंक छूटा हमारा। एक ब्लैंक छूटा ये वाला, एक ब्लैंक छूटा ये वाला। तो सर टोटलिंग करने में, टोटल निकालने में ऊपर से 2 छूटा तो नीचे से कितना छूटना चाहिए? सर नीचे से भी 2 छूटना चाहिए। ये गलती कभी मत करना, इसका डेटा उसमें घुसा दोगे तो सब आंसर का चौपट हो जाना है। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। ठीक है सर, ये आपको मैं मैंडेट बता रहा हूँ एक पैटर्न की तरह। हालांकि लास्ट का 5 नंबर चूज जब करोगे तो लास्ट का 5 नंबर मिडिल पॉइंट यही आएगा, ये इधर चल गया, लास्ट का 2 खाली रहना चाहिए। तो ये काम करना। 3 के केस में, 4 के केस में परेशानी की बात है नहीं, आप आराम से इसको कर लोगे, आराम से इसको मैनेज कर लोगे। अब इस बार आप ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका? तो यहां पर आप लेंगे, यहां से कौन सा डे चल रहा है? वेंसडे। यहां से हमने वेंसडे से शुरू किया है, तो मूविंग एवरेज निकला है। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे बच्चों? एक बार कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं इसका। वेडनेसडे के साथ आएगा 29, थर्सडे के साथ में आएगा हमारा 32, फ्राइडे के साथ में हमारा आएगा 36.8। ऐसे ऐसे करके हमारे पॉइंट पॉइंट बन के आएंगे। तो इनको आप प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग करने के बाद ये जो डॉटेड डॉटेड आपको ग्राफ दिख रहा है, ऐसा ऐसा डॉट डॉट डॉट, ये आपको दे देगा ट्रेंड लाइन। अब मेरा क्वेश्चन ये है जो आपके पेपर में नहीं आता, पेपर में नहीं आता, आपको समझाने और सिखाने के लिए बता रहा हूं। सर ये ग्राफ का हम लोग करें तो करें क्या, क्या करें इस ग्राफ का? मैं आपको बता रहा हूं बच्चों क्या करना है इस ग्राफ का। देखो अभी ना ये आपको जो दिख रहा है, मेरे को बताओ, जैसे 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 वीक आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला वीक था, फिर ये वीक 2 था, फिर यहाँ पर वीक 3 था। जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, बच्चों का एब्सेंट करने का टेंडेंसी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है? बताओ मेरे को। बच्चों का एब्सेंट करने का टेंडेंसी, ट्रेंड, ट्रेंड इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है कि डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है? बताओ क्या दिख रहा है? ये करते हैं हम लोग काम, ये सब जब एनालिसिस करते हैं ना भाई, ये सब बहुत हाई फाई चीज है।
ये बहुत हाई फाई चीज़ आपको अप्लाइड मैथ्स में दे दिया है, तुम लोग किस्मत वाले हो, आप लोग ये सब देख रहे हैं अभी छोटे क्लास में। आबिर ने बोला है सर इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल। तो अब ये जो डिसीजन है ना, ये जो डिसीजन है कि सर यहाँ पे एब्सेंटिज्म बढ़ चुका है, बहुत बच्चे एब्सेंट करने लगे हैं, ये जब आपके स्कूल के प्रिंसिपल देखेंगे, डायरेक्टर देखेंगे, ट्रस्टीज देखेंगे, तो उनको टेंशन मार देगा। या तो बच्चे को ठीक से पढ़ाया नहीं जा रहा, या कुछ ना कुछ अब ये पता लगाया जाएगा कि क्यों हो रहा है, साइक्लिकल है, सीजनल है, रैंडम कुछ इवेंट हो गया है, क्यों हो रहा है, उसका एनालिसिस निकालते हैं। ये है डेटा एनालिसिस, और ये बहुत बड़ा करियर होता है बच्चों। बात समझ में आ रही है? इट्स अ वेरी बिग करियर। बोलो यहां तक सबको समझ में आया? कॉमन सेंस में क्या है, क्या नहीं? ये इंपॉर्टेंट जो आप इन्फरेंस निकालते हो, इन्फरेंस समझते हो कि ये डेटा को देखकर इसका रिजल्ट निकालना कि किसके क्यों हो रहा है, क्या किया गया है, उसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस करना। और ये बहुत हाई पेइंग करियर होता है इंडिया में, अब्रॉड, हर जगह। आप इसके बारे में रिसर्च करना, डेटा एनालिटिक्स, करियर इन डेटा एनालिटिक्स पे आप बताना, और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो सारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर, यस सर, सब समझ में आ गया। तो गाइज हमारे पास यहाँ पर 3 का 5 का केस खत्म है। अभी इसके बाद ना आपके क्वेश्चन में एक 7 का भी केस है, देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन। ये जस्ट तुम प्रैक्टिस कर लेना, जस्ट प्रैक्टिस कर लेना, चांसेस कम है बट फिर भी आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब 7 के केस में देखो, ऊपर से 3 ब्लैंक है, तो नीचे में भी बच्चों 3 ब्लैंक छूटेगा। ठीक है, इसका भी आपको ग्राफ बनाना है। अब सर हम लोग क्या करें, हम लोग चलेंगे 4 साल वाले पे। देखो बच्चों, जब हम लोग ऑड नंबर के केस में आते हैं ना, तो ऑड नंबर में कहानी थोड़ा आसान है। हम लोग जब इवन पे आ जाते हैं, तो इवन में थोड़ा सा कहानी बदल जाता है। चलो, यहाँ पर हम लोग करने वाले क्वेश्चन चार चार वाले पीरियड का। तो देखो अपने को डेटा में, पहले डेटा पढ़वा देता हूँ आपको। डेटा क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक का फर्म है। लेट्स टेक देसी आइटम उठाते हैं, लाहौरी जीरा। ठीक है, आप लाहौरी जीरा पीते हो तो बताना मुझे, और एल्स वी विल टेक कोका कोला, जो भी। तो लाहौरी जीरा का यहाँ पे प्रॉफिट निकाला गया बच्चों, अलग अलग महीना में प्रॉफिट। तो जनवरी में प्रॉफिट हुआ 3.6 थाउजेंड रुपीज में, फरवरी का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, मार्च का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, ऐसे करते करते बच्चों आपको 12 महीने का प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो यहां से यहां तक जनवरी से लेकर दिसंबर का अपने पास यहां पर आपको डेटा दे दिया गया है। क्या इस डेटा के मदद से तेरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल जाता है? हाँ सर मिल जाता है। तो क्या इस डेटा की वजह से आप इसका ग्राफ बना सकते हो? हाँ सर बना सकते हो। तो पहला काम तो ओवर है, पहला काम ओवर है। एक्स एक्सिस मिल गया, वाई एक्सिस हमेशा टाइम ही होता है, तो अपने को वो सब मिल चुका है सर, वो उसमें टेंशन नहीं है। तो चलो यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आते हैं। तो देखिए, एक्स एक्सिस क्या दे रहा है आपको? टाइम। तो यहां पर आपने टाइम को लिखा। अब टाइम को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होगा यहां पर, इस तरीका को बस मुझे समझाना, बाकी वही है, सेम टू सेम। बस थोड़ा तरीका में चेंज है और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट यहां लिखोगे, इसका भी तरीका सेम। अब देखो इसमें बेटा, जब आप इस डेटा को प्लॉट करोगे, तो ऑड नंबर के केस में तो तुम बैक टू बैक लिखते हो एकदम, पहला दूसरा तीसरा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, बैक टू बैक लिखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जब हम इवन नंबर की बात करते हैं बच्चों, तो हम लोग गैप छोड़ते हैं। ठीक है, इवन नंबर के केस में हम लोग गैप छोड़ते हैं टाइम को लिखने से पहले। अब वो कैसे पता चलेगा? वो पता करने का तरीका सिंपल है। जब आप 4 नंबर लोगे ना, 4 नंबर का डेटा निकालेंगे, तो 4 नंबर का मिडिल नंबर आपसे पूछा जाए तो भैया तुम बता नहीं पाओगे। 4 नंबर, इवन के केस में 2 मिडिल नंबर होते हैं। तो यहां पर पहला मिडिल नंबर आपका होगा ये वाला, और दूसरा मिडिल नंबर आपका होगा ये वाला, तो 2 और 3। सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, ये दोनों मिडिल होता है और इसका एवरेज निकालते हैं। तो 3 + 2 5/2 करोगे तो आएगा आंसर 2.5। हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा? 2.5। तो आप ध्यान से देखो, यहां पर दो मिडिल नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो एक ही होना चाहिए वो, और वो एक कैसे निकलता है? 2 + 3 का एवरेज निकाल के, दैट इज 2.5। तो बच्चों यही है हमारा इंपॉर्टेंट चीज, जो हम लोग इवन नंबर के केस में फोकस करते हैं, कि हमारा जो मिडिल पॉइंट आता है ना, जो हमारा मिडिल पॉइंट आता है वो 2.5 पे आता है। कहां पे आता है हमारा वो? 2.5। तो 2.5 यहां पर है, यहां पर अपने को स्पेस छोड़ना है। ये है इंपॉर्टेंट बात। आपको पहला दो एक साथ लिखो, उसके बाद आपको स्पेस छोड़ना है। ये है इंपॉर्टेंट बात टाइम को लिखने का, डेटा को लिखने के तरीके में। बोलो ये बात ओके है सबको?
पल्लवी बोलिए नो। प्लीज रिपीट, ध्यान से देखो बेटा। जब हम लोग इसके पहले ना ऑड नंबर का केस पढ़ रहे थे, जब हम लोग ऑड नंबर का केस पढ़ रहे थे तो हम लोग डायरेक्ट लिखते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बैक टू बैक एक साथ हम लोग लिखते जाते थे नंबर्स को। लेकिन अभी जब हम लोग इवन नंबर का केस लिखते हैं तो हम लोग को ना स्पेस डालना पड़ता है टाइम के बीच में। कौन सा स्पेस डालना पड़ता है? वो स्पेस होता है हमारा 2.5 पर, 2.5 पर। तो चलो 4 में मैं याद कराता हूं। 2.5 पे आप स्पेस छोड़ते हो, फिर आप उसके बाद वाले में स्पेस छोड़ते हो यहां पर, फिर उसके बाद वाले में यहां पर आप स्पेस छोड़ते हैं, बैक टू बैक नहीं लिखते हो। ये हम लोग स्पेस छोड़ते हैं पल्लवी, ठीक है। और वो स्पेस क्यों छोड़ते हैं? बिकॉज ऑफ मिडिल नंबर। मिडिल नंबर इवन नंबर के केस में 2 होता है, ठीक है। तो वो इवन नंबर वो कैसे पता चलेगा? इससे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं ये 4 नंबर का मिडिल प्लेस कौन सा है, तो ये बहुत छोटा नंबर तो आप देख के ही बता सकते हो। इस 4 का मिडिल कहां से आएगा? तो मिडिल बेटा यहां पे आता है, बीच में आता है। और ये कौन सा प्लेस है? ये प्लेस है 2.5, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में जो नंबर आता है, सेकंड और थर्ड के बीच का नंबर होता है 2.5। बोलो पल्लवी, ओके है ये? ओके, चेक। अब देखो बच्चों, यहां पर ध्यान से ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब अपने को क्या करना है, ये आपने यहां पर इसका मिडिल पॉइंट निकाला। इसका जो टोटल आप लिखोगे ना इन चारों नंबर का, इन चारों नंबर का जब आप टोटलिंग करेंगे तो वो हमेशा आप ना इसको याद भी कर लेना। 2.4 के केस में, 4 नंबर के केस में 2.5 के सामने, फिर लगातार 3.5 के सामने लिखोगे टोटल अगला नंबर का, फिर 4.5 के सामने लिखोगे अगला नंबर का, फिर 5.5 के सामने लिखोगे अगला नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक ध्यान से बात बताओ, ऊपर में कहां पे कितना आपने ब्लैंक छोड़ा है? तो सर ऊपर में हमने 2 जगह ब्लैंक छोड़ा है, एक ये, एक ये। तो नीचे में भी बेटा ध्यान देना, आपको ना यहाँ पे 2 जगह ब्लैंक दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। यहां पर आपको ब्लैंक दिखेगा ही दिखेगा। नीचे के 4 नंबर जब आप सेलेक्ट करेंगे, नीचे के जब आप 4 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो ये जब डेटा हम लोग 4 के केस में बनाते हैं तो आपको 4 के केस में बस आपको ध्यान देना है कि ऑलवेज द मिडिल नंबर इज 2.5, उसके बाद वाला 3.5, फिर 4.5, 6.5, 5.5, ऐसे करके नंबर्स आएंगे। अच्छा ठीक है सर। अभी चलो सबसे पहला काम करते हैं, हम लोग 4 नंबर का टोटल करते हैं। तो जब आप इस 4 नंबर का टोटल करोगे बच्चों, तो इसका टोटल आएगा 15.6, और उसको आप लिखोगे इसके बीच में 2.5 वाले प्लेस में। कौन से प्लेस में लिखोगे? 2.5 वाले प्लेस में। लिख दिया? लिख दिया सर। अच्छा अब इसका एवरेज निकालो भाई। 15.4 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3.9। एवरेज तो वैसे ही निकालते हैं जैसा ऑड में निकालते हो, एवरेज भी वैसे ही निकालते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना सर, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना सर, प्रॉब्लम को समझिए। ये जो आपने एवरेज लिखा है, प्लॉट तो आप इसको करोगे। जब इसका ग्राफ बनेगा बच्चों, जब इसका ग्राफ बनेगा तो ग्राफ में तो हम लोग एवरेज को प्लॉट करते हैं। 3.9 का जब एवरेज प्लॉट होगा ना, एक्स एक्सिस में टाइम क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस में टाइम दिख रहा है फरवरी और मार्च के बीच में। तो भाई फरवरी और मार्च के बीच में हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ में? ध्यान से देखो, प्लॉट किसको करना है हमें? प्लॉट करना है हमें 3.9 को। और ये 3.9 किसके सामने है? ये है फरवरी और मार्च के बीच में। तो तुम ग्राफ में फरवरी और मार्च के बीच में प्लॉट कर ही नहीं सकते, ये है प्रॉब्लम। तो जब ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन निकाला गया बच्चों कि ये जो ढाई है ना, ढाई, यहाँ पे 2.5 प्लेस है। 2.5 का मतलब क्या होता है? फरवरी और मार्च के बीच में। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया इस प्रॉब्लम का कि भैया 2.5 से बड़ा अगला नेचुरल नंबर कौन सा है? तो 2.5 से अगला बड़ा नेचुरल नंबर होता है बच्चों 3। तो हम लोग इसको प्लॉट कहां करते हैं? 3 के सामने प्लॉट करते हैं। तो अब आप क्या करोगे? थर्ड मंथ में कौन सा महीना आ रहा है? मार्च। मार्च के सामने तुम प्लॉट करोगे यहां पर, ठीक है। ये जो प्लॉटिंग होगा ना 3.9 का, 3.9 का प्लॉटिंग फरवरी और मार्च के बीच में नहीं होता बच्चों, ढाई, 2.5 में नहीं हो सकता। 2.5 से बड़ा अगला नंबर उसके सामने होगा। तो 2.5 से अगला बड़ा नंबर होता है 3। थर्ड मंथ कौन सा होता है? थर्ड मंथ है मार्च। तो मार्च के सामने तुम प्लॉट करोगे। ये बात समझ में आया? लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम है। यहां पर है 3.9, यहां पे प्लॉट किया हुआ है 4। क्या ये 3.9 और 4 दोनों सेम चीजें हैं? क्या 3.9 और 4 सेम चीजें? आप बोलोगे सर राउंड ऑफ कर देते, सेम चीजें। बिल्कुल ऐसा काम नहीं करने का रे बाबा, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करने का। हम जब इसको
प्लॉट करते हैं ना तो हम लोग इसको मूव कर देते हैं। अब मूव कैसे करते हैं, ये कॉलम जब तैयार हो गया, जब आपने ऑड नंबर का केस पढ़ा था, ऑड नंबर के केस में ना ये कॉलम आता ही नहीं था बच्चों। ध्यान से देखो, ऑड नंबर के केस में हमारे पास चार ही कॉलम हम आता है। पहला टाइम का, ओरिजिनल डेटा का, टोटल करते हैं उसका, और फिर उसका एवरेज। चार चीज निकलता था। लेकिन इवन नंबर के केस में एक टेबल एक्स्ट्रा ऐड होगा, और वो टेबल क्या चीज का टेबल है, वो टेबल है मूविंग 4 मंथली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ये आपका एक नया कॉलम बनता है बच्चों, सेंटर्ड मूविंग एवरेज का। ठीक है, और ये सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकलता कैसे, ये है देखो 2.5 पे, 4 आया आपका 3.5 पे, ये आया है 4.5 पे, 5.5, 6.5, 7.5, ऐसे ऐसे करके पॉइंट आए। अब हम लोग 0.5 0.5 0.5 को तो भैया ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकते। फरवरी और मार्च के बीच का टाइम का इससे प्लॉट करोगे, नहीं कर सकते। तो मैंडेटरी करने के लिए हम लोगों को प्लॉटिंग कैसे करना होता है, आप इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और इसका एवरेज लिखेंगे, और ये एवरेज लिखाएगा किसके सामने, 3 के सामने। बात समझ में आ रही है। आप ये 2.5 और 3.5 दोनों को जोड़ दो, तो 2.5 और 3.5 इन दोनों को जोड़ के इसका एवरेज निकालो। तो इसका एवरेज क्या निकलेगा बच्चों, 6/2, दैट इज 3। तो आपको 3 के सामने लिखना है इनका एवरेज। ठीक है, तो 3.9 प्लस 4.1, इसका एवरेज क्या आया, 4। वो किसके सामने लिखोगे, थर्ड प्लेस पे लिखोगे, थर्ड प्लेस पे। तो थर्ड प्लेस पे आपने लिखा है 4। बोलो ये बात सबको ओके है कि नहीं। और जिसको नहीं आ रहा, मेरा एक बार सजेशन है बच्चों, इसका डिटेल लेक्चर एक बार देख लेना। अगर इस पॉइंट पे सिर्फ प्रॉब्लम इसी पॉइंट पे आएगा, तो एक बार इसका डिटेल लेक्चर को जरूर देख लेना। ओके है। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, हाँ थोड़ा सा है बच्चों। और पल्लवी आप कुछ नहीं कीजिएगा, इसका ना डिटेल लेक्चर एक बार जरूर देखिएगा। और मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो 4 वाला है, ये कॉम्प्लिकेटेड स्टार्टिंग में लगेगा, 2-3 क्वेश्चन बना डालोगे उसके बाद ये आसान लगेगा। पहली बार में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उल्टा फुल्टा दिखता है, उसके बाद ये आसान है। तो थोड़ा भरोसा रखिए खुद पर, इसको 1-2 क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। बस ये प्लेसमेंट का खेला है, कौन सा नंबर कहाँ रखेंगे, बस उसका खेला है, बाकी कुछ नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा सर, चलिए तो ये तो हो गया हमारा। अब मेरे को बता, इन दोनों को तो आपने प्लॉट कर दिया, 4 को यहाँ पे डाल दिया। अब मेरा क्वेश्चन है सर बताइए, ये 3.5 है, 3.5 से अगला बड़ा नंबर कौन सा होता है, तो 3.5 से अगला बड़ा नंबर होता है 4। तो फोर्थ के सामने आप डालोगे। अब ये फोर्थ में डालोगे तो कौन सा नंबर डालोगे, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, इन दोनों का एवरेज। तो 4.1, 4.1 प्लस 4.375, इसका जब तुम एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज आएगा बच्चों 4.2375, और यही देखो यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक, तो आप इन दोनों का एवरेज यहां पे डालोगे। अच्छा, इन दोनों का एवरेज डालना हो, इसके बीच में डालेंगे। इन दोनों का एवरेज डालना हो, इसके बीच में डालेंगे। इन दोनों का एवरेज डालना हो, इसके बीच में डालेंगे। तो जो आप यहां पे निकालते हैं ना, जो मूविंग एवरेज निकालते हैं, बेटा इसका भी एवरेज निकालना है, ऐसे समझ ले। पहले तो आपने ये एवरेज इनको जोड़ जोड़ के निकाला, फिर ये जो निकला इसका भी एवरेज निकालेंगे एक बार और। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 ईयर या फिर इवन नंबर का केस जब हम लोग डिस्कस करते हैं। 2-3 क्वेश्चन आप लगाइएगा, आपको बच्चों पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत टेंशन नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, बड़े भाई की तरह आपको मेरा बात मानना पड़ेगा इस चैप्टर को लेके। ये चैप्टर में आपको प्रैक्टिस चाहिए। लिखो, बनाओ, सॉल्व करो, पढ़ के मत जाना। हाँ हाँ हाँ, आता है, मेरे को आता है, ये करोगे यू विल लूज मार्क्स। और इतने आसान चैप्टर में मार्क्स लूज करोगे ना, बहुत दुख होगा। बात समझ रहे हो। जैसे फुल टॉस में जब कोई आउट हो जाता है तो दर्द होता है ना, कि भैया फुल टॉस बॉल में आउट हो गए थे, दर्द होता है, वैसे ही दर्द होगा यहाँ पर भी। कैलकुलस में मार्क्स गवाओगे, बर्दाश्त कर सकते हैं, है टफ। ये टफ नहीं है, ये तब टफ हो जाएगा जब तुम इसको हल्के में ले लोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेक श्योर आपको इसको कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ग्राफ बना बना के प्रैक्टिस करना है। ठीक है पल्लवी, ओके। लाइट हाउस बेटा, ओके। ऑलराइट बच्चों, तो जो हमारा
कीपिंग दिस इन माइंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था बच्चों मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में देखो क्या होता था। तो आपके पास एक ओरिजिनल डेटा होता था। ओरिजिनल डेटा का सपोज करो तुम ग्राफ प्लॉट करते थे, इस तरह का ग्राफ आया, ऐसे करके, ऐसे करके मान लिया आपने किसी ने ग्राफ बनाया, ठीक है। किसका बना रहे हैं हम लोग? ये मूविंग एवरेज का बता रहे हैं। तो मूविंग एवरेज में ये आपने बताया एक्स एक्सिस में क्या होता था सर? एक्स एक्सिस में हमेशा हमेशा टाइम होता था। वाई एक्सिस में क्या होता था सर? जो क्वेश्चन में क्वांटिटी दे दे वो क्वांटिटी होता था। तो मूविंग एवरेज में आपको ऐसा करके ग्राफ दिखता था। अच्छा, तो यहां पर जब आप इसका ट्रेंड लाइन बनाते थे, जब हम लोग इसका मूविंग एवरेज निकालते थे और उसका ट्रेंड लाइन बनाते थे, तो वो ट्रेंड लाइन कैसा बनता था? कुछ इस तरीके का बनता था, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके हमारा ग्राफ आता था, डॉट में आता था, हम लोग उसको डॉट से डिनोट करते थे। तो ये काम, ऐसा काम आपने किया था इसके पहले वाले टॉपिक में, और उस टॉपिक का क्या नाम था बच्चों? उसका नाम था मूविंग एवरेज। अब देखो यहां पर भी सर हम लोग कुछ ऐसा ही काम करेंगे। यहां पर भी ना एकदम वैसे ही कुछ मिनिमम मिलता जुलता काम होगा। यहां पर भी ओरिजिनल डेटा देगा। एक्स एक्सिस में क्या होगा? तो सर एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम ही होता है। वाई एक्सिस में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कोई भी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी तुम लोगे। सर हम लोग क्या बनाएंगे इसका? हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, ओरिजिनल डेटा। तो ओरिजिनल डेटा जो आपको ये वाइट में दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे वाइट वाला डेटा, वो वही वाइट डेटा दिखेगा। तो आप ऐसे करके बनाओगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कुछ इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो दोनों को कंपेयर कर लो तो आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम ही काम हो गया। यहां तक दोनों सेम ही काम होता है। यहां तक दोनों मेथड में सेम काम होता। फर्क कहां आ जाता बच्चों? देखो, यहां पर जो तुमने ट्रेंड लाइन बनाया था, ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये कुछ ना ऐसा ऐसा करके, उल्टा फुल्टा ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ऐसा करके वेव टाइप का बनता था, आपका ग्राफ बनता था, ठीक है। ये जो डॉट डॉट में तुम बनाते थे, इसको बोलते थे 3 ईयर मूविंग एवरेज या 5 ईयर मूविंग एवरेज ग्राफ, जो भी इसका नाम होता था। इस बार देखो क्या होगा। इस बार क्या होता है, यहां पर ये जो तुम बना रहे हो, यहां पर बेटा एक सिंपल सा ना स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। यहां पर बेटा यही फर्क है। ये वाले ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते रहेगा, ठीक है। ये आपको वेव्स की तरह दिखेगा। यहां पर बच्चों ऐसा नहीं होता, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक। ये कौन सा मेथड है सर? दिस इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड। जब ये ग्राफ बनता है, ये होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। और ये जो मेथड है सर, ये क्या होता है? दिस मेथड वाज कॉल्ड मूविंग एवरेज मेथड। बेसिक डिफरेंस समझदारी से समझने के लिए अगर समझोगे दोनों में फर्क क्या है, तो बच्चों ये फर्क है। अब सर आप बोलेंगे सर यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन आ गया, ये स्ट्रेट लाइन का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, या फिर इसका एक और नाम होता है, वो होता है बेस्ट फिट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये मैं इसका इसका शेयर करूंगा पीडीएफ, डू नॉट वरी। आप पीडीएफ से इसको बना लेना बाद में। ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, कीप इन माइंड, ये स्ट्रेट लाइन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन या तो बेस्ट फिट लाइन। अच्छा सर, तो क्या सर ये जो स्ट्रेट लाइन बना है, क्या सर स्ट्रेट लाइन का कोई इक्वेशन भी होता है? बिल्कुल होता है बच्चों। अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर 8 9 9th में भी पढ़ा है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा होता है, इसको मैं थोड़ा चेंज करके लिखता हूं, इसको आगे कर देते हैं, सी प्लस एम एक्स। ये होता था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो सर यहां पर भी तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है जिसको हम लोग बेस्ट फिट लाइन बोल रहे हैं। तो सर इसका भी कोई इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा बच्चों, ऐसे ही मिलता जुलता। और उसको हम लोग डिनोट करते हैं y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स से। कैसे डिनोट करते हैं? ये वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब ये जो a प्लस बी एक्स है, ये जो यहां पर बच्चों a प्लस बी एक्स है, इसका कुछ कुछ मतलब होता होगा, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको हम लोग वाई टी से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? इसको हम लोग वाई टी से डिनोट करते हैं। ये है इसका रिप्रेजेंटेशन पार्ट। दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइन। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच के फर्क का। तो पहले बताओ ये फर्क सबको ओके है कि नहीं है? गाइस यहां पर हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं यही है डिफरेंस। अब हम लोग को पता है सबसे मेन मुद्दा क्या है। हम लोग के एग्जाम में क्या आता है, हम लोग से एग्जाम में क्या पूछा जाता है? हम लोग से एग्जाम में पूछा जाता है, ये बताओ ये जो तुमने इक्वेशन लिखा है ना ट्रेंड लाइन का, बेस्ट फिट लाइन का, ये इक्वेशन कैसे निकलेगा?
तो हमारा काम क्या है, हमें ये इक्वेशन को बताने आना चाहिए, आपको ये इक्वेशन फॉर्म करने आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान काम है, ये तो कोई भी बच्चा बुतरू भी ये काम कर देगा। तो बेटा ऐसा नहीं है, आओ हम लोग समझते हैं कि इसका क्या क्या इसका रिपरकशंस होगा। तो हम लोग एक बार उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। ओके सर, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो हमारा पूरा का पूरा मोटिव है लीस्ट स्क्वायर मेथड में कि हमें ये निकालना है ट्रेंड लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर अपने को ये जो x होता है ना, x का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो x होता है बच्चों, इस x का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। x क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक इंटरेस्टिंग किस्म का टाइम को रिप्रेजेंट करता है x। एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, एक्स रिप्रेजेंट करता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टाइम को, ठीक है। कंपैरेटिव टाइम को रिप्रेजेंट करता है, बेस ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो इंडेक्स नंबर आप पढ़ते हो, एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक कंपैरिजन वाले टाइम को। ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है कि एक्स क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये अपने को क्वेश्चन में फिगर आउट कर लेंगे, आसान होता है, टेंशन नहीं है। तो सर एक्स तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन रहेगा बच्चों, इन काइंड ऑफ समझ लीजिए, इन काइंड ऑफ समझ लीजिए, क्वेश्चन में एक्स आपको गिवन रहता है, आपको क्या निकालना है, आपका काम है ए और बी इन दोनों का वैल्यू निकालना। तुम्हारा काम क्या होगा क्वेश्चन में, ये है तुम्हारा टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तुम्हारा यही काम होगा, ठीक है। अच्छा सर, तो अपना मेजर काम है, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या खोजना है, ए और बी का वैल्यू खोजना है। अच्छा अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है बच्चों, क्या मुद्दा होता है कि ये जो ए और बी का वैल्यू है ना, ये डिपेंड करता है एक्स के वैल्यू से। यहां पर जो ए और बी का वैल्यू आप निकालेंगे, ये ए और बी का वैल्यू डिपेंड करता है किस पर, एक्स के वैल्यू पर। इसका मतलब कैसे सर एक्स का वैल्यू, हमारे पास दो सिचुएशंस अराइज होगा। पहला कि समेशन ऑफ एक्स निकालोगे, उसका वैल्यू आएगा 0, ये केस अभी हम लोग देखेंगे और ये हमारे सिलेबस में है, ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस में है। तो सर दूसरा क्या होगा, तो बेटा कॉमन सेंस है, यहां पे बोल रहा है समेशन निकालोगे तो 0 के बराबर आएगा, तो दूसरा क्या हो सकता है, 0 के बराबर नहीं आएगा, यही दो केस पॉसिबल हो सकता है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो हमें सर कौन सा पढ़ना, हमारे सिलेबस में बच्चों ये वाला है, लेकिन एक बार गलती से सिलेबस में ऐसा एक बार बोर्ड में हुआ था, 2023 के बोर्ड के एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन यहां से आ गया था। तो सर हमें क्या ये पढ़ना है, ये सेफ्टी के लिए पढ़ना है, इसका एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में दिया हुआ, वो मैं आपको कराऊंगा इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में उसको एक्स्ट्रा लेक्चर में डाल दूंगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, बट 2023 के एग्जाम में एक बार ऐसा हुआ था, क्वेश्चन यहां से आ गया था, बच्चों का दिमाग खराब हो गया था, ये क्या है, क्या हमारे सिलेबस में नहीं है। तो फॉर सेफ्टी ओनली, इट इज नॉट इन सिलेबस, फॉर सेफ्टी, क्योंकि पास्ट ईयर में आ रखा है, इसका मैं अलग से लेक्चर आपके डायरेक्ट ऐप में डाल दूंगा। ऑलराइट, तो यहां पर आप निश्चिंत रहें, इसको भी आप भूल जाएं, इसमें दिमाग ना लगाएं। यहां है हमारा सिलेबस। सर ये है क्या, अभी हम लोग पूरा समझेंगे। समेशन ऑफ एक्स का मतलब 0, इसका मतलब क्या होता है। अब देखो इस केस में हमें ए का वैल्यू चाहिए और इस केस में हमें बी का वैल्यू चाहिए, और यहां पर आप इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, ये वाले पार्ट को बस आप नोट डाउन करना स्टार्ट करो। चलो यहां से लिखना स्टार्ट करो, यहां तक पहुंचो और मुझे डन भी लिखो। ओके डन। चलो अब देखो यहां पर हमारा जो मेन काम है ना बच्चों, हमारे सिलेबस में जो चीज हमें पढ़ना है वो यही है कि हमें ना ए और बी का वैल्यू निकालने आना चाहिए। तो सर ए का वैल्यू कैसे निकलता है बच्चों, ए का वैल्यू निकलता है समेशन समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, और ये कैसे निकलता है सर, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। जल्दी से ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, बस बस ये पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग समझते हैं ये होता क्या है। चलो डन सबने। देख अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में कुछ भी आए कुछ भी आ जाए, तुम बस इतना जानना, इस मेथड में तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस मेथड में सिर्फ तुम्हें दो काम करना है बच्चों। वो दो काम क्या है, आपको निकालना है, फर्स्ट काम आपका, पहला काम है आपको ए का वैल्यू निकालना है, और आपका दूसरा काम है आपको बी का वैल्यू निकालना है, बस आपको यही करना है। इस मेथड में बस आपका दो काम होता है, दो ही जिम्मेवारी है, ये काम आप अच्छे से करेंगे। अब आप पूछेगा सर यहाँ पे y क्या है, अभी हम लोग y को समझते हैं, ये एक्स वाई एक्स स्क्वायर क्या है। अच्छा इस y समेशन ऑफ y बाई n को ना आप इसके बगल में लिखो, इन अदर वर्ड्स दिस इज कॉल्ड मीन ऑफ y।
ये जो आपने निकाला है ना समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन, इसको हम लोग मीन ऑफ वाई बोलते हैं, एवरेज ऑफ वाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट है, यही काम हम लोग करेंगे। दूसरा वाला जो केस है हमारे पास वो बच्चों सिलेबस में नहीं है, बट सेफ्टी के लिए मैं आपके ऐप में लेक्चर डाल दूंगा, आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन आया है पीवाईक्यूज में, और हमें पढ़ना है ये वाला केस बस। इसके अलावा बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ये मेथड आपका खत्म है। अब हम लोग चलते हैं कि सर ये जो कैलकुलेशन आपने बनाया है ये कैसे निकलता है, इसमें क्या रोल होता है, बस हम लोग वो रोल को समझेंगे। तो आ जाओ जल्दी से, वी हैव अ क्वेश्चन विथ अस। देखो ध्यान से, आपको बनाना है ट्रेंड लाइन, और क्वेश्चन में आपको यहां पर एक डेटा दे रखा है। इस डेटा को आप ध्यान से देखिए, ये ऐसा सेम डेटा आपने मूविंग एवरेज में भी देखा था। तो बच्चों आपसे बोला गया ना कि आपको ट्रेंड लाइन बनाना है। क्या बनाना है आपको? ट्रेंड लाइन। अब चल सबसे पहले ना कॉमन सेंस वाला काम करते हैं। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 2020, 2021, 2022, 2023 और आगे है 2024। अभी क्या होगा, यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिया हुआ सेल्स वेल्स का, 10, 12 जो भी है। तो सपोज करो आपने इसका कुछ ग्राफ बनाया, तो ऐसे करके ग्राफ बना, ठीक है। क्या किया तुमने, एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम रहता है बच्चों, तो आपने यहाँ पे टाइम को रखा। वाई एक्सिस में यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है, तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया होता है आप वो क्वांटिटी को यहाँ पुट करते हो। इसका ओरिजिनल ग्राफ बनाया, ठीक है। कोऑर्डिनेट कैसा बना, 2020, 10, 2021, 12, 2022, 13, ऐसे ऐसे करके तुमने कोऑर्डिनेट रखा और उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ग्राफ ऐसे बन गया। सर ये क्या काम हम लोग ट्वेल्थ में सीखते हैं? नहीं भाई, बचपन से कर रहे हैं ये काम। अच्छा सर, अब क्या होगा, अब आपको बोला जाएगा इसका ट्रेंड लाइन बनाओ। क्या बोलेगा, इसका ट्रेंड लाइन बनाओ। तो ट्रेंड लाइन कैसा होता है, ऑलवेज 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 इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई इसका स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ऐसा करके निकलेगा, ये ले, ऐसे करके। ये ब्लू में जो आपको दिख रहा है ये इसका ट्रेंड लाइन बन गया। सर क्या ये ट्रेंड लाइन का कोई इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा बच्चों। क्या इक्वेशन होगा, वाई टी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो अभी आपसे मैं पूछता हूं कि सर ये तुम जो बनाओगे, ये बनाने के लिए तुम्हें बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या ये वो इंफॉर्मेशन तुमने अभी निकाला है? क्या तुमने अभी तक ए का वैल्यू निकाला? नहीं सर। क्या तुमने बी का वैल्यू निकाला? नहीं सर। एक्स का वैल्यू निकाला? एक्स का वैल्यू तो गिवन होता, कैसे होता अभी हम लोग देखेंगे। तो सर हमें ए और बी नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए और बी को निकालेंगे। तो चलिए समझने के लिए, ऐसा करके ग्राफ होता है, ऐसा करके हमारे पास ग्राफ होता है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आओ देखो ध्यान से, सॉल्व करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकलेगा, इक्वेशन कैसे बनेगा, यही आपका काम। तो आइए सर हम लोग ध्यान से देखते हैं। हमारे पास यहां पर है कुछ कुछ वैल्यूज। चलो लिखते हैं सबसे पहले टाइम, ईयर, साथ साथ बनाते जाओ मेरे। ईयर के बगल में हमारे पास गिवन डेटा है सेल्स का, लिखते हैं 2020, 2021, 22, 23 और 24। तो आपके सामने बच्चों क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है, 5 साल का डेटा। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स का वैल्यू है, तो सेल्स का वैल्यू भी लिख डालो। 10 इसमें सेल हुआ था 10 का, यहाँ पे हुआ था 12 का, 13 का, 16 का और 18 का। यहाँ पर हमारे पास बच्चों ऐसा ऐसा सेल्स का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, ये तो हो गया हमारे पास डन। अब क्या करोगे, अब हम लोग निकालेंगे बच्चों एक्स। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स। एक्स हमेशा गिवन होता है, लेकिन उसका वैल्यू निकालना पड़ता है। और वो कैसे निकलता है बच्चों, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, तुम हंस दोगे देख के ये है क्या। यहां पर अपने पास जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए होते हैं ना, आपको इस नंबर ऑफ ईयर्स का ना मिडिल ईयर निकालना पड़ता है। जो भी आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है आप उसका मिडिल ईयर निकालोगे। तो यहाँ पर कितने साल का डेटा दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर हमारे पास 5 साल का डेटा दिया हुआ है। तो ऑड नंबर का केस है, ऑड नंबर में मिडिल नंबर कैसे निकलता है, तो 5 + 1/2 करोगे तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। इसका आंसर आएगा यहाँ पे 3। तो आप बोलोगे सर थर्ड ईयर मिडिल ईयर होगा, तो बिल्कुल। लो भाई 2022 को आपने मिडिल ईयर बना लिया, ठीक है। 2022 को आपने मिडिल ईयर बना लिया। अब इतना छोटा डेटा में क्या आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? नहीं है। क्या ये फॉर्मूला लगाने की आपको जरूरत है, तो आप बोलेंगे नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अपने को तो साफ साफ आंख से दिखाई दे रहा है भाई। क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सर ये 5 नंबर है, इस 5 नंबर में मिडिल नंबर कौन सा होगा सर, ये बीच वाला होगा, थर्ड नंबर वाला, ये बीच वाला मिडिल ईयर। तो ये निकाला। अब तेरा काम क्या, यहां से देख, सारे साल को तुम्हें इस मिडिल ईयर से माइनस करते जाना है, ठीक है। एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, एक्स का वैल्यू निकलता है जो भी तुमने मिडिल ईयर डिसाइड किया है उस साल से माइनस करते जाओ। तो सबसे पहले 2020 को
यहां पे लिखो, अगर ऐसे लिखता मैं, सबसे पहला कैसे निकलता 2020, ओ ओ, सबसे पहला डेटा कैसे निकलता, तो 2020 माइनस 2022, तो बताओ रे इसका आंसर क्या होगा। 2020, 2020, सॉरी दिस इज 2020, 2020 माइनस 2022, तो आंसर कैसे निकलेगा। तो बोलेगे सर ऐसा बच्चा वाला सवाल मत पूछिए, हम लोग 12th में, समझे। तो इसका आंसर बाइज हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, इसका आंसर आएगा -2। अभी आते हैं यहाँ पे 2021 माइनस 2022, तो इसका आंसर आएगा -1। 2022 माइनस 2022 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। ये निकलता है बच्चों एक्स का वैल्यू, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया रहता है। ठीक है, बस उसका मिडिल वाला पॉइंट आप खोजोगे और मिडिल वाले को यहाँ से माइनस कर दोगे। इतना आसान काम है, बोलो समझ में आया कि नहीं। ये अभी ऑड नंबर वाला केस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स जो टाइम दिया हुआ था, ये टाइम हमारे पास ऑड नंबर वाला है। बोलो ये बात ओके सबको, और यहां तक नोट डाउन भी करो और डन भी लिखो। तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बच्चों देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज अब आप इसके आगे देखोगे, जो आप देखोगे ना आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि सर ये इतना आसान था। अभी देखो यहाँ पर हमने बोला था कि हम जो केस हमारे सिलेबस में है, वो केस कौन सा है बच्चों, हमारे सिलेबस में ये वाला केस है, जहां पर आप समेशन ऑफ एक्स निकालेंगे और समेशन ऑफ एक्स हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अभी इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं, अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। आइए सर यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो बेटा समेशन ऑफ एक्स निकालो, इसका तुम्हें सम चाहिए। मेरे को बताओ इसका जो सम निकलेगा, इन सबको जोड़ोगे तो क्या इनका सम 0 आएगा। तो आप बोलेगे सर कसम से सम 0 आएगा। क्या बोलोगे आप, कसम से सम 0 आएगा सर। यहां पर आपने वो 0 निकाला, पता है ये क्यों होता है। ये तभी पॉसिबल होता है बच्चों, जब आपको यहां पर जो ईयर्स दिए हुए हैं, जो ये डेटा दिया हुआ टाइम का, ये एक कंटिन्यूअस डेटा है। कंटिन्यूअस मतलब 2020 के बाद 2021 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 23 आएगा, 23 के बाद 24 आएगा, कंटिन्यूअस ईयर दिया हुआ है। ठीक है, जब भी ऐसा केस हुआ तो बेटा ये जो x का वैल्यू ये हमेशा तुम्हें 0 मिलेगा। कभी ऐसा हो गया क्वेश्चन में कि 2020 के बाद दिया है 2023, 2023 के बाद दिया है 2025, ठीक है, तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ, बीच में गैप्स आ रहे, क्या उस केस में इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। ठीक है, इनका जो वैल्यूज आपको दिख रहा है 0, वो फिर 0 नहीं आएगा। तो सर जब ऐसा हो गया कि इनका वैल्यू 0 नहीं आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब बच्चों हम लोग ये वाला मेथड को लगाते हैं, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी सेफ्टी के लिए इसको पढ़ लेंगे। तब हम लोग लगाते हैं ये वाला केस। बोलो ये बात ओके है सबको, ये बात ओके है सबको, यस और नो। ठीक है, चलो अब आओ यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पर बच्चों हम लोग ये केस पढ़ रहे हैं और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो x का वैल्यू आ गया 0। अभी देखो अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था a का वैल्यू। a का वैल्यू कैसे निकलता था, a का वैल्यू फॉर्मूला आपको पता है। a का वैल्यू बच्चों निकलता था समेशन ऑफ y निकालकर। कैसे निकलता था, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n। तो आओ बच्चों समेशन ऑफ y निकालते हैं। तो सर y क्या है, y वही है जो y एक्सिस में रहेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए y मतलब क्या है, सेल्स। हमारे लिए यहाँ पर y का मतलब क्या हो गया, हमारे लिए y का मतलब y मतलब जो x y एक्सिस पे जिसका डेटा होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ होगा वही आपका y होगा। तो बेटा ये है y, ठीक है। इसका आपको ना सम निकालना है, तो चलो सम निकालते हैं। आओ देखते हैं सम ऑफ y क्या आ रहा है। तो 10 12 32 और 13 45 51 61 61 और 8 69 79। ओके फिर से देख लो एक बार। 10 और ओ हो 32 नहीं है, तो सॉरी 22 22 और 23 35, 13 35 और 61 41 51 51 और ये 69। तो यहां पर आपने क्या किया है, इनका सम निकाला है, इसका सम हमारे पास आ गया 69। अभी आपको चाहिए बच्चों ए का वैल्यू। तो गाइज ए का वैल्यू कैसे निकलता है, ए का वैल्यू निकलता है समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे एन का मतलब क्या होगा, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ टाइम पीरियड, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो आप आराम से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स बच्चों कितने दिए हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 दिया हुआ है। तो चलो भाई 5 दिया हुआ है, तो हमारा पहला काम खत्म होता है। हम लोग सबसे पहला काम को खत्म करते हैं। तो हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं ए का वैल्यू। तो
ए का वैल्यू निकलने जा रहा है, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन आया था 69 डिवाइडेड बाई 5, 13 5 जा 65.8। लो बच्चों, हमने ए का वैल्यू निकाल लिया है और ए का वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है दैट इज कमिंग टू बी 13.8। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। रिचा ने बोल दिया, प्रज्ञा ने बता दिया था आंसर 13.8, 69 आपने सब बता दिया था। वेरी गुड पल्लवी। तो यहां तक बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं, ए का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा काम क्या है सर? दो ही तो काम होता है, एक तो ए निकालना होता है, दूसरा बी निकालना होता है। ए हमने निकाल दिया, बी निकालते हैं। आइए, बी निकालने के लिए एक बार आप फॉर्मूला को चेक कर लीजिएगा वापस से। बी में आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? तो आपको बी निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, समेशन ऑफ एक्स वाई, हो ब्लैक के ऊपर ब्लैक, आपको क्या जरूरत पड़ेगी? समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई निकालना, और दूसरा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना। सर इन दोनों का वैल्यू हमें कहां से मिलेगा? सर बेटा टेबल में दिया हुआ है, तुमको कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ टेबल में दिया हुआ है। अच्छा आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर निकाल। देख यहाँ एक्स है तो एक्स का स्क्वायर निकल सकता है क्या? 41014। चलो जी, इनका टोटल कर दो। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 4 5 4 4 8 9 और 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपने निकाल लिया, 4 4 1 1 4 4 8 10। ठीक है, अब चाहिए आपको एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, इसका वैल्यू चाहिए बच्चों। तो चलो, यहां पर आपके पास x मौजूद है, यहां पर आपके पास बच्चों x मौजूद है, यहां पर आपके पास y मौजूद है। तो इसका मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों का वैल्यू लिख डालो। चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू ये हो गया -20। ओ ये ब्लू दिखेगा नहीं, नहीं दिख रहा है, रुको उसको ब्लैक पे लेते हैं। तो 10 इंटू -2 -20, 12 यहाँ पे -12, 13 इंटू 0 0, यहाँ पे 16 इंटू 1 16, 18 टू ज़ा 36। यहाँ पर आपने बच्चों ये सारा वैल्यूज निकाला, समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल दो। चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे 20 और 12, यहाँ पे आ गया 32, 36 -32 4 बचा, और 16 में 4 ऐड कर दोगे ये 20 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर इसका भी वैल्यूज आ गया है, समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर जब ये आ ही चुका है तो मौका पे चौका मार के हम लोग दूसरा वैल्यू निकाल लें क्या? बी का वैल्यू बच्चों समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो 20/10, तो हमारे पास आ गया है वैल्यू ऑफ बी। तो आपने बी का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, लाइट बेटा बोल रहे हैं बी का वैल्यू 2, अच्युत भी आंसर निकाल चुका था, पल्लवी ने भी आंसर निकाल दिया था। वेरी गुड बच्चों, ये मेथड में ज्यादा दम नहीं है भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, एग्जाम में आ गया तो खुश हो जाना। और अच्छी बात पता है क्या? अच्छी बात पता है क्या? अच्छी बात ये है कि इसका लाइन बनाने भी नहीं आता, इसका ग्राफ बनाने भी नहीं आता, बस इक्वेशन निकालना आपको। इतना अच्छा, इतना आसान बात है। चलो सर, यहाँ पर हम लोगों ने सब ए और बी का वैल्यू निकाल दिया। अब हम लोग फाइनल काम क्या करेंगे? बेटा फाइनल काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, फाइनल काम बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्यों वो इंपॉर्टेंट है? आपको यहाँ पर ना लाइन मिल गया है, आपको यहाँ पे लाइन मिल गया है। क्या मिल गया है? आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, मतलब ट्रेंड लाइन इज इक्वल्स टू क्या आया? ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आया 13.8 प्लस बी एक्स, बी आया है 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2x। ये तुमने जो इक्वेशन निकाला है बच्चों, ये इक्वेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन का इक्वेशन। और मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके पास थोड़ा समय हो, डिटेल में जानना चाहते हो, मैंने जो डिटेल लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था यहाँ पर ये 13.8 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो 2 होता है उसका मतलब क्या होता है। उतना डिटेल में भी नहीं कवर कर सकते क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। बट अगर आपके पास टाइम हो, सीखने के लिए पढ़ो भाई, रटने के लिए मत पढ़ो, इसको जाकर करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आगे आपको मदद करेगा। ठीक है, ओके सर। तो हमारा इक्वेशन रेडी है सर, इक्वेशन बना लिया। अब कभी कभी क्वेश्चन में तुमसे ये भी पूछ देगा कि आपको ना इसका पूरा कॉलम बनाने दे सकता है कभी कभी। ठीक है, तो इसका कॉलम बनाने देगा, तो देखो कॉलम कैसे बनाते हैं, बहुत आसान होता है। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर x का वैल्यू। किसका वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों? इस इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है यहां पर x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देखो। जब x चेंज होगा तो ओवरऑल वैल्यूज उसका चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? आप यहां पर जो x0 आ रहा है ना, जहां पे सबसे पहले बच्चों जहां पर x0 आ रहा है, इस वाले पॉइंट पे जहां x0 आ रहा है, सबसे पहले उसका वैल्यू निकालो। तो मेरे को एक बात बताओ,
जब यहां पर x का वैल्यू है 0, जब ये इक्वेशन निकालोगे तो कैसे लिखते? 13.8 प्लस 2 इंटू 0। तो मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आएगा बच्चों इस पॉइंट पे? 2022 का तुम ट्रेंड कर्व निकाल रहे हो, 2022 का तुम ट्रेंड कर्व निकाल रहे हो, ट्रेंड वैल्यू निकाल रहे हो, ट्रेंड वैल्यू। तो उसका वैल्यू निकल के कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, 13.8 आएगा। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 13.8। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया इसका 13.8। मैं आपसे बोल रहा हूँ अब चल, ये तो हो गया पहला वाला, दूसरे पे आते हैं। यहाँ पर 2023 में आते हैं। 2023 में x का वैल्यू कितना है? तो x का वैल्यू है 1। 2023 में x का वैल्यू कितना है बच्चों? x का वैल्यू है 1। पुट कर दो 1 उस इक्वेशन में, पुट कर दो। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे? 13.8 प्लस 2 इंटू 1। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? आप बोलेंगे सर इसका आंसर आएगा 15.8। इसका जब आप आंसर लिखोगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 15.8। अब क्या तुम इतना बात समझ पा रहे हो कि इन दोनों में एक छोटा सा ट्रिक लग रहा है? क्या ट्रिक लग रहा है? तेरे को बार बार इतना बड़ा बड़ा वैल्यूज निकालने का जरूरत नहीं है। हर बार जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना एक्स एक्स का वैल्यू डाल के, वो जरूरी नहीं है। ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ना यहाँ पे इसके आगे मौजूद है, जो एक्स के आगे, तो एक्स के आगे कोफिशिएंट क्या है? 2। यहां पर एक्स पॉजिटिव में है, यहां पे x नेगेटिव में। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक होना। सिमेट्रिक मतलब इसके नीचे जितना नंबर पॉजिटिव उसके ऊपर उतना ही नंबर नेगेटिव। तो बेटा इसमें 2 ऐड करते जाओ, तो 15.8 में 2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 17.8। तो इसका वैल्यू आपको मिल गया। अब यहां जीरो को बेस पे आ जाते हैं। 13.8 में ऊपर जाओगे तो माइनस हो रहा है, माइनस, तो -2 कर दो। 13.8 -2 तो आ गया 11.8। इसमें -2 कर दोगे तो आ जाएगा 9.8। आप ऐसे ही करके शॉर्टकट को यूज करते हुए आराम से उसका वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे शॉर्टकट यूज हो गया तो कर लो, नहीं तो लंबा तरीका से तो सॉल्व करना आता है, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोग वैसे करके निकाल लेंगे। तो यहां पर हमारा पूरा का पूरा हर साल का ट्रेंड लाइन का वैल्यू आपके सामने बच्चों यहाँ पे मौजूद हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा पता है स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? आप पूछोगे ना सर स्ट्रेट लाइन बनेगा कैसे? तो बच्चों स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो 2020 यहाँ पे है बच्चों, 2020। 2020 में बताओ मेरे को इसका ट्रेंड का वैल्यू कितना आया? तो आप बोलोगे सर 9.8। तो हम लिखेंगे 2020 कॉमा 9.8। उसके बाद आते हैं 2021। 2021 में यहां पर ट्रेंड का वैल्यू कितना आया? तो आप बोलोगे सर 11.8। तो यहां पर आएगा 11.8। 2022 में बताओ कितना है? तो 13.8। जब आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करोगे ना, जब आप इन पॉइंट्स को बेटा ग्राफ में जब प्लॉट कर दोगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स आपको ला के देगा एक स्ट्रेट लाइन। और इसका मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूं। जब आप इसका स्ट्रेट लाइन बनाओगे ना बच्चों, देखो इस तरीके का ग्राफ आपको लाके दिखेगा स्क्रीन, जब आप उसी चीज को बना दोगे। लेकिन सर क्या ये हमारे एग्जाम में आने वाला? बच्चों तुम लोग निश्चिंत हो, इसका ग्राफिकल पार्ट तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। ग्राफ इज नॉट इन योर सिलेबस, तो आपको ये बनाना नहीं आएगा, बट मैंने बना के रखा है ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। ओरिजिनल डेटा को प्लॉट किया था हमने, ऐसा 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 गया। ठीक है, ओरिजिनल डेटा। बाद में आपने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया है, ये देख रहे हो? ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज द ट्रेंड लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, यही है बच्चों आपका लीस्ट स्क्वायर मेथड, और कुछ है नहीं। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे पूछते हैं मुझसे सर क्या दोनों मेथड में कोई फर्क है? क्या इन दोनों मेथड में कोई फर्क है? ये देखो ऐसा ऐसा ग्राफ बनता था हमारा कहाँ पे? मूविंग एवरेज में। सर ऐसा ऐसा ग्राफ बनता हमारा कहाँ पे? लीस्ट में। क्या दोनों में कोई फर्क है? बेटा देखो ओवरऑल जब आप देखोगे ना, ये भी आपको इंक्रीज करता हुआ ट्रेंड बता रहा है। यहां पर भी ये जो ट्रेंड है ये ऐसा करके जा रहा है, भले थोड़ा ऐसे ऐसे कर्व्स में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी जो आपको ट्रेंड बता रहा है ना, ये आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है। दूसरे तरफ उसमें आ जाओ, यहां पर भी आप देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है बच्चों, क्या ये स्ट्रेट लाइन भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है? बिल्कुल, ये भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि भाई यहां इंक्रीजिंग बता रहा है तो वहां पर ना ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों तो आपको ये भी इंक्रीजिंग बताएगा तो ये भी बताएगा, ये भी डिक्रीजिंग बताएगा तो ये भी डिक्रीजिंग बताएगा। दोनों में ये बस फर्क मेजर इतना ही है, उधर स्ट्रेट लाइन में आंसर आता, इधर नहीं आता। बोलो सबको मेथड क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से,
इसमें ज्यादा मगजमारी है नहीं। यहाँ पर पीडीएफ में आपसे शेयर करूंगा गाइज। मैंने आपकी किताब में जितना सॉल्यूशन यहाँ पे बना के रखा है, आपको बेटा एकदम कोई डिफरेंस नहीं है। जो हम लोगों ने सीखा है बेसिक्स, वही बेसिक्स आपको सॉल्व करना है इसमें। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। देखो, अपने को डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपने ईयर को रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको सेल्स का डेटा था, ये आपके लिए वाई बनेगा, ये आपको पता है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये आपका वाई है। फिर क्या करोगे, मिडिल ईयर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, ऑड है, तो मिडिल नंबर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। 1 2 3 4, 2007 आपका मिडिल ईयर बन गया। 2007 को माइनस कर दो सबसे, तो देखो तेरे को यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्या यहाँ पे जो डेटा है कंटिन्यूअस ईयर का डेटा है? तो आप बोलेंगे हाँ सर कंटिन्यूअस ईयर का डेटा है। 2004 के बाद 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा हुआ तो 100% जो समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू आएगा गाइस, समेशन ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। अब ये आ गया, उसके बाद सेम मेथड है, आपको बस फॉलो करना है, y प्लस बी एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये पूरा सॉल्व वाला केस है, मैं आपके पीडीएफ में डाल दूंगा, आप इसको रेफर करोगे क्वेश्चंस को डिटेल में लगाने के लिए। इससे ज्यादा इस मेथड में कुछ होता नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है इवन नंबर का केस। तो बच्चों आओ इवन नंबर का केस देखते हैं, ऑड नंबर में आपको परेशानी नहीं होगी। तो 3 3 6 7, नेक्स्ट 3 3 6 3 9, नेक्स्ट। हाँ जी, आइए 3 3 6। देखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको देखिए। इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर का केस आ गया बच्चों। तो ज्यादा परेशान मत होना, इवन नंबर का केस आ गया तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे मूविंग एवरेज में इवन नंबर आता है ना, तो हम गड़बड़ा जाते हैं, हम लोग को वो मिडिल ईयर खोजना पड़ता है, 2.5 3.5, फिर जो आंसर निकलता है उसको फिर से एवरेज करके सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालना पड़ता है। यहाँ पे वो सब लफड़ा नहीं है। देखो, ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एक्स और वाई आपको दिया हुआ है, मतलब ईयर और वो दे दिया है। अब यहाँ पे देख मिडिल ईयर कैसे निकलेगा। 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, कितने आ गए हमारे पास। ये हमारे पास कौन सा केस है बच्चों, ये हमारे पास मिडिल वाला केस है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके निकालोगे, तो अपने पास वैल्यू क्या निकल के आएगा, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा 3.5। क्या वैल्यू निकल के आएगा, 3.5। तो थर्ड ईयर है 2007, तो अपना मिडिल ईयर क्या कौन सा हो जाएगा फिर, तो हमारे पास मिडिल ईयर हो जाएगा 2007.5। अब देख, इसमें फर्क क्या आएगा, आपने यहाँ 2007.5 निकाला, इसके और इसके बीच में ये मिडिल ईयर है, तो 2007 और 2008 के बीच में, तो ये है 2007.5, ठीक है। तो महीना कौन सा होगा, जून का एंडिंग। हम लोग मिडिल ईयर ऐसे बात करते हैं, मान ले अगर जनवरी से लेके चल रहे हैं, तो जनवरी से जून तक 6 महीना पार हुआ, जुलाई से दिसंबर 6 महीना पार हुआ, तो जून 30 को हम लोग इसको मान के चल रहे, दिस इज 2007.5। अगर कैलेंडर जनवरी से दिसंबर चल रहा है, अगर फाइनेंशियल ईयर लोगे अप्रैल से लेके मार्च, तो वो खत्म होता 30 सितंबर को, 6 महीना। तो ठीक है, अपने को एग्जाम में वो सब नहीं पूछता। हमारा मिडिल ईयर बन गया बच्चों 3.5 साल वाला, तो 2007। बस यही इतना मगजमारी है, इसके ऊपर कुछ है नहीं। तुम अब क्या करोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे, और एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, जो भी टाइम है उसमें से माइनस कर दोगे 2007.5। सर क्या यहाँ पर भी x का समेशन 0 आएगा, देख ले यहाँ पर, तुमने यहाँ पे सबको 2007.5 से माइनस किया है, सबका सम जोड़ोगे तो सबका सम आपको बच्चों 0 ही मिलेगा। ठीक है, क्यों 0 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस ईयर है बच्चों, 2005 के बाद 6 7 8 9 10, यहाँ अगर कंटिन्यूअस ईयर है, चाहे इवन का केस हो चाहे ऑड का केस हो, परेशान मत होना। अगर यहाँ कंटिन्यूअस ईयर है भाई, ये हमेशा समेशन आपको x 0 ही देगा, कोई भी ट्रबल है ही नहीं। बोलो ये बात ओके। बाकी तो वही सेम मेथड है, बाकी वही x² वैसे करके निकाल लो क्या। बोलो सबको बात समझ में आई, दिस इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। चलो अंडरस्टूड, ठीक है। तो भाई अभी यहाँ पे देखो, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं आपके पास, 5 ही क्वेश्चंस है टोटल आपके सिलेबस में। ये भी आपका इवन नंबर का केस है। आई एम जस्ट सेंडिंग द पीडीएफ ऑफ दिस। तो गाइज हमारा यहाँ पर मेथड कंप्लीट होता है कौन सा, लीस्ट स्क्वायर। मूविंग एवरेज पढ़ा था, लीस्ट स्क्वायर पढ़ा था, टाइम सीरीज फिर खत्म होता है बच्चों 6 नंबर
एक बार भी कहीं भी गलती से भी मिस्टेक ना करके आप यहाँ मार्क्स मत गवा देना। तो यहाँ पर हमारा एक बड़ा बड़ा क्या छोटा सा यूनिट खत्म होता है जहां पर आपको 6 नंबर मिलता है। अब ध्यान दो, फाइनेंशियल मैथ्स 15 नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग 8 नंबर, और ये 6 नंबर, 29 नंबर का मार्क्स हमने खत्म कर लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, क्या अगर मैं आपसे क्वेश्चन दे दूं अभी, इन जो भी टॉपिक्स हमने कवर किया है, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसका क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, बताओ। तो सारे बच्चे कर देंगे, तो हम लोग जीत रहे हैं। इसका मतलब है बच्चों हम लोग जीत रहे हैं। और सबसे भयानक और इंपॉर्टेंट बात सुनो, फाइनेंशियल में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लाइट आप कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। यहाँ पर हम लोग जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, अगली क्लास अगले वीक से तो हम लोग शेड्यूल चेंज कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को टाइम चाहिए था। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड संडे 4 क्लासेस में हम लोग शिफ्ट करेंगे। अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप ये साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है। जब ये खत्म हो जाएगा, बैकलॉग्स में पढ़ोगे मत करो। तुम लोग अभी इतना पहले अगर तुम आप बैच में आ चुके हैं, तो आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है आपको ये समझाना कि बैच के साथ बने रहो, जो पढ़ रहे हो खत्म करो, पेंडिंग में मत रखो। हम लोग जीत जाएंगे, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट 70+ आउट ऑफ 80। ठीक है, अगर 90 क्रॉस करना है बच्चों, 90 क्रॉस करना है आपने, आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। सब छोड़ दो अभी, पूरा दुनियादारी से दिमाग मत लगाओ। जो पढ़ते हो साथ साथ बैच में बने रहो, लेट मत करना, बस ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, एक सप्लीमेंट मैंने अटैच किया आपके ऐप में, देख लेना, एक्स्ट्रा सिलेबस है वहां पर, वहां से करिए। ऑल राइट, तो चलो गाइस, आज की क्लास में लोग यहाँ रुकेंगे। नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरुआत करेंगे नए यूनिट के साथ। बहुत मजे में बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, डू नॉट कीप एनीथिंग पेंडिंग। और बाकी तो मोटिवेशन का डोज चाहिए तो पूछ लेना। कुछ स्पेशल टाइप का पैनिक अटैक्स आ रहा है आपको अभी प्री बोर्ड और बोर्ड की वजह से, वो भी मुझसे आप बात कर सकते हो, पूछ लेना। और बाकी सब सही है, मिलते हैं अगली क्लास में, नए वीक में नए यूनिट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। सैटरडे संडे है, जाइए थोड़ा एंजॉय कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर वाले मोड में काम कीजिए। जितना मेहनत, पार्टी बाद में, पहले मेहनत। चलो बाय बाय लाइट बेटा, बाय बाय एवरीवन। आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे एट 5।